सभी को एक बार फिर संडे सीरीज में एक बार आपका सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस बार हमारे साथ आईएमएस इंस्टीट्यूट के दो प्रतिष्ठित मेंटर बैठे हुए हैं। सर, आप चीफ मेंटर हैं वहाँ के आईएमएस इंस्टीट्यूट के, और सर आपका नाम महन मिनहाज है सर आपका। और आपको लगभग 12+ ईयर्स का अनुभव है। साथ ही साथ हमारे साथ मैम है जो जिनका नाम है आशा मैम। इनको भी 12+ वर्षों का अनुभव है, और उन्होंने कई बच्चों को क्लैट के फील्ड में सिलेक्ट भी करवाया है। और सर आपका योगदान इस फील्ड में प्रशंसनीय है सर। धन्यवाद सर। अब ये जो प्लेटफॉर्म है आपको सर सौंपते हैं सर। जी सर, दोनों लैंग्वेज रहेगा। जी 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 जी। तो ये जो आज का सेशन है हमने जो बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे रखा है, क्योंकि हमारे पास फीडबैक आ रहा था कि क्लैट के और लीगल स्टडी से रिलेटेड एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये उन बच्चों के लिए है जो आगे अपना जो करियर है वो लीगल फील्ड से या में देख रहे हैं या क्लैट क्लियर करना चाह रहे हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है सर, आईएमएस से जो फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी है मैं उनको ही बताना चाहूँगी। लगभग हमारे पास ये जो दिशा लर्निंग सेंटर्स हैं उसमें 65 लर्निंग सेंटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 220 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। तो सर आप लोगों ने आज हमें अपना टाइम दिया बच्चों के लिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि ये सेशन आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ऑर्गेनाइज किया गया है। और अधिक समय ना लेते हुए मैं आज की फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना एक सेशन ये स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। So this session is primarily, we'll be talking about students who can write CLAT 2026. Generally, CLAT happens in the month of December. मतलब हर साल दिसंबर में CLAT का एग्जामिनेशन होता है। जो बच्चे 12वीं में होते हैं उस साल, वो बच्चे एलिजिबल होते हैं, या फिर आप 12वीं के बाद भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है जरूरी कि आप 12वीं साथ में ही लिखेंगे। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेज, या तो आप 12वीं में है तब आप अपियर कर सकते हैं, या तो आपकी 12वीं कंप्लीट हो गई तो भी आप अपियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। जिन बच्चों को लॉ के फील्ड में जाना होता है, सो दिस क्लैट विच इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, सो उसके लिए ही कंडक्ट किया जाता है। साल में एक बार होता है, दैट इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर का जो भी पहला संडे होता है तभी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, थोड़ी सी मैं ये जानकारी देना चाहूंगी कि लॉ में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सर एक बार आपको डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आई थिंक जो बहुत सारे बच्चे लॉ के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं या लॉ के डायरेक्शन में जाते हैं, वो एक ये अजम्पशन लेके जाते हैं कि मुझे इवेंचुअली सिर्फ लॉयर ही बनना है और मुझे कोर्ट में जाके केस ही लड़ना है। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। भाई ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, 15-20 काम करते हैं, उसमें से एक काम ये होता है कि आप जाके वहां पर कोर्ट में केस लड़ते हो, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट। मेजोरिटी काम आपका जो होता है वो रिसर्च में होता है। भाई आप जैसे अगर इफ यू आर अ कॉर्पोरेट लॉयर, सो आपका जो मेजोरिटी काम है वो रिसर्च का रहेगा कि भाई आप लॉ को समझ रहे हो, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, जो कंप्लायंट है, मतलब जो कंपनी ने जिस रूल के हिसाब से काम करना चाहिए था कि क्या कंपनी वो काम कर रही है, वो सारी चीजें देखनी है। जैसे अगर समझ लो अपन बात करते हैं अमेजोन की, समझ लो अमेजोन को किसी को केस लड़ना है, अमेजोन को लड़ना है किसी का केस, तो वो जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में जाएंगे और वहीं पे लड़ेंगे। वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी करेंगे। वो जो सामने वाला पार्टी है उसको भी समझाएंगे कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। सो लेट अस नॉट अज्यूम कि ओनली करियर दैट वी कैन गेट आफ्टर कंप्लीटिंग क्लैट और आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ इज बिकमिंग अ लॉयर। दैट इज नॉट द ओनली केस। हाँ, बहुत सारे बच्चे वो करते हैं, आई एग्री विद दैट। 70-80% ऑफ द स्टूडेंट्स वुड एंड अप डूइंग दिस। बट भाई क्या स्टूडेंट कॉर्पोरेट लॉ में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या स्टूडेंट आगे फर्दर प्रिपरेशन जज बनने के लिए कर सकता है, जुडिशरी के लिए कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या आगे स्टूडेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सो सिर्फ एक करियर नहीं है। तो आप ऐसे मेजरली 4 चीजें लिख के रखो, जिसमें भाई नंबर 1 कैन बी बिकमिंग अ लॉयर, this proper lawyer, practicing lawyer. Number 2, you can get into corporate. Number 3, you can prepare for judiciary further, and number 4, you can prepare for UPSC. अच्छा, जुडिशरी और यूपीएससी को मैं थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे वो करने की बात करूंगा। मतलब थोड़ा सा उसमें क्यों ये बच्चे ज्यादा वो कर पाते हैं, क्योंकि भाई जो लॉ पढ़े हैं वो बहुत डिटेल रीडिंग होता है चीजों का। जो 5 साल आप पढ़ाई करोगे, दैट इज वेरी डिटेल्ड, एज इन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग देयर इज टू अंडरस्टैंड एज लॉन्ग एज लॉ इज कंसर्न, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो फिर आपके आगे प्रिपरेशन के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। सो लेट्स से आपने डिसाइड करके रखा है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद रुकना नहीं है, आई वांट टू गो फर्दर।
तो उनके लिए वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये 4 से 5 चीजें आप सोच के रख सकते हैं। Alright. See, थोड़ा सा slide डालो। जी स्लाइड मैम जी। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं कि जब क्लैट हम ये प्रिपरेशन करते हैं, इससे हम कौन से कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो क्लैट के थ्रू सबसे पहले तो जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, देयर आर टोटल 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कमिंग अंडर क्लैट एग्जामिनेशन। आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसी के साथ अगर हमको मान लीजिए एनएलयू दिल्ली के लिए प्रिपरेशन करना है, तो एक और एडिशनल एग्जामिनेशन में होता है जिसको हम बोलते हैं AILET। तो वो हो जाता है फॉर दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए। सिमिलरली देयर आर मल्टीपल एग्जामिनेशन, जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ये 5 साल का लॉ प्रिपरेशन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, सॉरी। सो जैसे हो गया फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस का खुद का एग्जामिनेशन था जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। वैसे करके बहुत सारी एग्जामिनेशन होता है जो एक बच्चा ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन कर सकता है अगर वो क्लैट की तैयारी कर रहा है। नाउ सर वुड यू प्लीज चेंज द स्लाइड। अच्छा, थोड़ा सा हम पेपर पैटर्न के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। जो क्लैट का पेपर होता है इसमें टोटल 5 सेक्शंस आते हैं। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 3 लीगल रीजनिंग, नंबर 4 would be your current affairs जो हम पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स, एंड द 5th वन इज मैथमेटिक्स। ये 5 सेक्शन से टोटल क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चंस होते हैं। पूरा पेपर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चंस होते हैं। ये 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये पूरी पेपर जो है मोर और लेस 80% 90% ऑफ द पेपर इज पैसेज बेस्ड। पैसेज बेस्ड का मतलब ये हो जाता है कि एक पूरा पैसेज दिया है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ के समझ के सॉल्व करना है। इसका मतलब जो एक चीज पे वो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहता है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स के लिए क्या करना है? सो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने रीडिंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है न्यूज़पेपर। तो इसमें मैं एक एम्फेसिस देना चाहूंगी, जितने भी बच्चे क्लैट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहला काम जो करना है बेटा वो है करना है रीडिंग पे ध्यान देना है। किस तरह से करेंगे? आप चाहो तो टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने, अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कौन सा सेक्शन पढ़ना है? कई बार मुझे बच्चे ये सवाल भी पूछते हैं कि मैम हम कौन सा सेक्शन से स्टार्ट करें। बेटा जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो जिस भी एरिया में आपको लगता है मुझे थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अभी पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, वंडरफुल, देन इन दैट केस यू कैन मूव अहेड एंड यू कैन सी कि कुछ केसेस रिलेटेड है क्या, कोई आज केसेस इन द सेंस कि इट कुड बी लीगल रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर पढ़ सकते हो बिकॉज आप वहीं पे करियर बनाने वाले हो। आप पॉलिटिक्स रिलेटेड पढ़ सकते हो। द होल ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली कि रीडिंग करना जरूरी है। मान लीजिए आज के डेट पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको ऊपर लेवल लेके आप इंडियन एक्सप्रेस पे जा सकते हैं, आप धीरे धीरे द हिंदू पे जा सकते हैं आगे, और आगे जाना होगा तो आप बिल्कुल यू कैन ऑल्सो फोकस इनटू इकोनॉमिक टाइम्स। सो दिस वुड बी द 4 लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स। आप स्टार्ट टाइम्स ऑफ इंडिया से कर सकते हो, यू कैन मूव टू इंडियन एक्सप्रेस, देन यू कैन मूव टू द हिंदू एंड फाइनली इकोनॉमिक टाइम्स। दिन पे कम से कम आपको 1 घंटा मिनिमम टाइम निकालना है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। इससे 2 चीजों की फायदा हो जाएगा। नंबर 1, एक तो आपको रीडिंग का एडवांटेज हो जाएगा। दूसरी चीज, क्लैट में एक मेजर चंक आता है जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। अच्छी जो करंट अफेयर्स होता है ये कहां से कहां तक, अगर आप क्लैट 2026 लिखने वाले हो तो आपको अप्रैल 2022 से लेके अक्टूबर 2025 तक का करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब मुझे रोज अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी तो मेरे पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें मैं नोट करूं, अच्छा इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट। अच्छा करंट अफेयर्स में भी क्या क्या चीजें जनरली इंक्लूड होता है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। So it could include nationally and internationally every politically happening things. It could include general knowledge अगर हम बात करें, so that would be covering geography, that could cover history. So सारी चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। So general knowledge भी जरूरी है एंड करंट अफेयर्स भी जरूरी है। ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं, बहुत स्टैटिक जीके बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं इन क्लास। सो एंश्योर करना है हमें न्यूज़पेपर रीडिंग दोनों चीजों के लिए फायदा करे, एक तो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, दूसरा मेरा करंट अफेयर्स के लिए भी मैं रेडी होते जाऊं। दैट इज द थिंग। नाउ थोड़ा और डिटेल में अगर समझना है, देयर इज 3rd सेक्शन व्हिच इज लीगल रीजनिंग।
कई बच्चे मेरे पास आके मुझे बताते हैं मैम हमने तो 11th 12th में लीगल का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं हमारा, या कुछ बच्चों का लीगल स्टडीज भी है ऑब्जेक्ट, तो हम किस तरीके की प्रिपरेशन करेंगे एज फार एज क्लैट इज कंसर्न। ना इसमें मैं बताना चाहूंगी जो टॉपिक्स आते हैं, जो टर्म्स हम पढ़ते हैं, सो दोज विल बी कंप्लीटली लीगल टॉपिक्स, जैसे टॉर्ट्स हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ, यू टॉक अबाउट द दिस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और बाकी सारी चीजें होगी। सो हम डिटेल में उसके बारे में डेफिनेटली स्टडी करते हैं। जो पैसेज आता है उस पैसेज में वो बेसिकली क्या करते हैं, एक आपको केस दे दिया, उसमें से आपको निकालना क्या होता है या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर आपका वो जानना है। सो बेसिकली दोस विल बी कि वो जो फैक्ट दिया है क्या वो एज पर लॉ यू थिंक दैट यू वुड बी एबल टू टेक अ डिसीजन। सो बेसिकली व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि क्या अगर मैं उस जगह पे हूँ जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उसके बेसिस पे कैन आई टेक अ डिसीजन, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक। सो दैट इज द रीजन ये लीगल वाला पोर्शन इंक्लूड किया जाता है, नॉट जस्ट टू चेक कि आपको लीगली कितना पता है लॉस, आप कौन से सेक्शंस किसके अंडर में आता है, इसकी जानकारी ऑब्वियसली होनी चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चन करोगे, पर इतना डिटेल वो चेक नहीं करेंगे कि आपको हर सेक्शन हर पता चीज पता होना चाहिए। दैट दे आर गोइंग टू टीच यू इन द 5 years डेफिनेटली। तो उनका ये कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता होने, टर्म्स से बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। सो दैट इज द रीजन दैट पार्ट इज कवर्ड। चौथा एरिया हो गया, कुछ बच्चे मुझे डेफिनेटली बोलते हैं मैम हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो हम उसको कैसे करेंगे। सो प्लीज ये जानने की कोशिश करिए कि मैथ्स में बहुत ही बेसिक मैथ्स आता है जो हम 10th तक जनरली पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक ले लेते हैं, अरिथमेटिक में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, अरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेजेस हो गया, तो इस टाइप के टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही लिमिटेड एरिया है, कुल टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में से। ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं आता तो हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर सकते क्लैट के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जितना हमने 10th तक लेवल पे पढ़ा है उसी लेवल तक का ही क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, इससे थोड़ा सा स्लाइड आगे कर लीजिए। नेक्स्ट। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। हाँ, अगर ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है सो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखेंगे द पार्टिसिपेंट्स जो जिसको हम बोलते हैं क्लैट राइटर्स की हम बात करेंगे, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ये ग्राफ देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले साल का डेटा देखेंगे 2022 में लगभग 53,000 लोगों ने ये लिखा था क्लैट एग्जामिनेशन में, इस साल 75,000 लोगों ने लिखा है। अच्छा, कितने सीट्स है हमारे पास, टोटल 3500 सीट्स है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में। उस 3500 सीट्स के लिए 75,000 लोगों ने क्लैट का एग्जाम लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि हर 21 बच्चों में एक बच्चे का एडमिशन तो डेफिनेटली इंश्योर है। तो हमको जो प्रिपरेशन करना है, अगर हमने ढंग से प्रिपरेशन किया तो डेफिनेटली एनएलयू में एडमिशन लेना कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। वही हम बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश से सारे बच्चे हैं, तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, बहुत ही बेहतरीन चीज आपके लिए। हमारा जितने भी बच्चे मध्य प्रदेश से, उनके लिए एक स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन रहता है। अब जो बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि 43 सीट्स रिजर्व्ड है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए 202 सीट्स में से। टोटल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में जो है 202 सीट्स है, उसमें से 43 सीट्स तो रिजर्व्ड ही है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आप 4000 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में तैयारी करवा या फिर एडमिशन लेना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। मान लीजिए आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, तो अगर आप 10,000 रैंक के अंदर भी आते हैं तो भी आपके पास काफी अच्छे चांसेस होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं जनरली कि मैम कितना स्कोर लाना पड़ेगा, अगर मुझे भोपाल में एडमिशन लेना है तो मेरे पास मेरा कितना स्कोर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको कोशिश करनी है 80 से लेके 80 प्लस का स्कोर ट्राई करना है। कितने में से, 120 में से। इसका मतलब कैट का एग्जामिनेशन का 70% स्कोर, सॉरी क्लैट के एग्जामिनेशन का 70% स्कोर आपको कोशिश करना है लाने का। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका टारगेट करना है 60 प्लस का स्कोर आउट ऑफ 120। सो दैट विल डेफिनेटली इंश्योर कि आपको भोपाल का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहां पे एडमिशन मिल पाए।
ठीक है। अच्छा, कुछ होंगी जो महिला होंगी बिल्कुल यहाँ पे जो अटेंड कर रही होंगी डेफिनेटली, उनको बताना चाहूंगी कि क्लैट में जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, टोटल तो हमारे पास 3500 सीट्स हैं, उन 3500 सीट्स में से 372 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो आपके लिए तो बिल्कुल ही मौका है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। वहीं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जितने हैं, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए टोटल सीट्स अगर मैं बात करूं तो 1300 प्लस सीट्स होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी रिजर्व और हर स्टेट का अपना डोमिसाइल कैटेगरी फिक्स्ड है, तो उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ। सो दैट इज हाउ द बाइफर्केशन गोस। तो 202 सीट्स हमारे पास है। यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो कि साइंस बैकग्राउंड से भी होंगे, कुछ होंगे जो कॉमर्स हो सकते हैं, कुछ होंगे ह्यूमैनिटीज होंगे, कुछ बच्चे साइंस। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से, उनसे बताना चाहूंगी उनको एक चीज, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए बीएससी एलएलबी का भी कोर्स है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो 60 सीट्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल ने रखा है फॉर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं क्लैट की एग्जामिनेशन के लिए। ऑलमोस्ट एवरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने वो कर दिया है जिन्होंने, जहां पे उन्होंने BA-LLB, BCom LLB और BSc LLB रखा हुआ है। तो जो बच्चे बीएससी सॉरी 12th में 11th-12th में PCM बैकग्राउंड से, PC बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, वो बिल्कुल BSc LLB के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वहीं जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो BSc LLB के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे BSc LLB एलिजिबल नहीं। ठीक है, आगे ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स का आपको दिख रहा है यहाँ पे। जितने भी बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जब उनकी 5 साल खत्म हो जाते हैं, ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, सो जनरली कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। सो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही होंगी वो सारे कंपनीज, टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट जनरली होता है अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। चलिए कंपनीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? rather than companies, प्रोफाइल के बारे में ज्यादा रहेगा। मतलब अक्रॉस द कंपनी, जितनी भी सारी कंपनीज है उसमें मेजर एक चीज ये रहती है कि वो क्या हिसाब से काम होता है वहां पर। सो ऑल दिस फर्म्स दैट आर विजिबल ऑन द स्क्रीन आर द लॉ फर्म्स, एज इन दीज people see, these companies see the legal aspect of the other big organizations. So अपन ऐसे समझते, जैसे भाई समझ लो कुछ दिनों पहले बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ बच्चों को भी पता होगा ये, कि 2 कंपनीज का मर्जर हुआ, वोडाफोन एंड आइडिया। ठीक है, ये आई थिंक 7-8 साल पहले की बात है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो उसमें जब वो 2 बड़ी बड़ी कंपनी से मर्ज हो रही हैं तो उसमें बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वो लीगल एस्पेक्ट या तो वोडाफोन या तो आइडिया सेपरेटली या इंडिविजुअली अपने हिसाब पे वो कैटर नहीं कर सकते। सो दे हैव टू हायर समबडी। वो बाहर से किसी को बुलाएंगे कि भाई आप आओ, एक काम करो, सारा आप समझो, सारी हमारी कंपनी की पॉलिसी समझो, दूसरी कंपनी की पॉलिसी समझो और लॉ समझो। इन तीनों को मर्ज करके आप बताओ कि हम ये दोनों कंपनीज को मिक्स या मर्ज कैसे कर सकते हैं। सो वो कंपनी थी डेलॉइट। अब डेलॉइट भी खुद बैठ के सारा काम नहीं करेगी, डेलॉइट भी यहाँ से किसी को बुला के, इनमें से किसी को बुला के भाई आप लीगल वाला एस्पेक्ट देखो। जैसे डेलॉइट है वो कंसल्टेंट है, इन 2 कंपनीज को, वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना है, उन्होंने बोला डेलॉइट को कि हमको मर्ज करके दो। डेलॉइट ने बाकी सारी मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन सब देखा उन्होंने, IT सब देखा। एक लीगल एस्पेक्ट था, उन्होंने बोला कि काम करो आप किसी और को जाके देख लो। तो वो जो किसी और है वो इनमें से लोग होंगे। और जब आप लोग जाके काम करोगे, जो बच्चे ये कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे, दो स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू वर्क विद दैट। सो वहां पे भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट लॉ में भी भाई somebody who's only for merger and acquisition, सिर्फ उसके लिए काम करें। somebody will be only in tax law पे काम करेंगे। somebody would be only in customer और complaint grievances, that's it, सिर्फ इतना बिल्कुल स्पेसिफिक जाके काम करें। तो ये प्रोफाइल्स ज्यादा मैटर करेगा स्टूडेंट के लिए, ना कि कंपनीज में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम। भाई मैं इट इज लाइक मैं विप्रो में काम कर रहा हूँ या मैं TCS में काम कर रहा हूँ, काम सेम रहेगा, कंपनी अलग रहेगी। सो स्टूडेंट्स ने ज्यादातर फोकस करना चाहिए प्रोफाइल कौन सा मिल रहा है उसके ऊपर, ना कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। प्लस मैं ये भी चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे मूवीज देख के, जैसे जॉली LLB देख के, या जैसे बहुत इंटरनेशनली अक्लेम्ड सीरीज है सूट्स करके, तो वो देखने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई आई शुड गो इन द फील्ड ऑफ लॉ। नथिंग रॉन्ग विद दैट। एक इंस्पिरेशनल मोमेंट चाहिए होता है कि भाई ये देखा, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे करना है, अग्री, वंडरफुल। बट वो एग्जैक्टली वो वाला लाइफ नहीं है। उसमें अगर आप देखोगे तो भाई जॉली LLB में तो वो बहुत हाईलाइटेड है, मतलब वो बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो गया और लास्ट वाला पार्ट अपने पास है, तो वो अपन को ऐसा लगता है अच्छा ये यही जाके करना है। नहीं, तेरा रिसर्च वाला काम ज्यादा रहता है,
पढ़ने वाला काम ज्यादा रहता है। तो जो बच्चे अभी, जैसे मैम ने बताया कि भाई न्यूज़पेपर के 3 लेवल्स उन्होंने बताए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो जिन बच्चों को अभी ट्रबल हो रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने में भी ट्रबल हो रहा है, उनको वोकैब में दिक्कत आ रही है, उनको सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहे, तो यू गेट इनटू दैट रीडिंग कि भाई रुक जाओ। आज इनफैक्ट अभी आपके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जैसे चैट जीपीटी आपके फोन में हो गया। आई थिंक एवरी स्टूडेंट विल हैव अ फोन राइट नाउ, चैट जीपीटी होगा। तो भाई मैं बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कुछ पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो अज्यूम मत करो, अब वो सेंटेंस लो, कॉपी करो, उसको चैट जीपीटी में डालो और उसको बोलो ELI5। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5। वो इतना प्यार से, इतना डिटेल में समझाएगा सारी चीजें आपको कि आपको मीनिंग में दिक्कत नहीं होगी। अभी रिसेंट एग्जांपल, वन ऑफ द स्टूडेंट 20 डेज बैक वो मेरे पास आया, बोला सर मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आता। ठीक है बेटा बैठो, चैट जीपीटी करना आता है, गूगल करना आता है? उसने बोला हाँ। मैंने कॉपी करके उसको बताया, वो 15 दिन के बाद मेरे पास आया, बोले हाँ सर अब बहुत कुछ समझ में आने लगा है, और अब तो मैं उससे पूछता भी नहीं हूँ, पहले मैं अपना मतलब बना लेता हूँ, फिर जाके उससे पूछता हूँ कि क्या मतलब है सेंटेंस का। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से फिर आप धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट होंगे, फिर धीरे धीरे द हिंदू पे शिफ्ट होंगे। मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि भाई आप लोग सब लोग जाके पिछले 1 या 2 साल का क्लैट का पेपर चेक करें। रीजन इज कि जब हम बोलते हैं जीके, जैसे मैम ने बताया जीके पैराग्राफ बेस्ड जीके होता है। 7-8 साल पहले जब हम पेपर देखते थे, कोई भी जीके का पेपर देखते, उसमें हो सकता है कि भाई व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगेरी, व्हाट इज द दिस सेक्शन कॉल्ड, व्हाट इज दिस सेक्शन कॉल्ड, व्हाट इज व्हेन वाज दिल्ली टर्न्ड इनटू कैपिटल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। ये सिंगुलर क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको मार्क करना है। अभी जो क्लैट में पेपर आ रहा है वो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज है। उसमें आपको सिंगुलर क्वेश्चन नहीं होगा, आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, मतलब 2 से 3 पैराग्राफ दिए हुए, पूरा पैसेज है, आप पढ़ोगे उसको, उसके नीचे जीके के क्वेश्चन दिए होंगे, वो आंसर करते हैं। नाउ ये वाले क्वेश्चन जो पैराग्राफ से नहीं होंगे, वो जो पैसेज दिया हुआ सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए दिया होगा कि हम ये बात कर रहे हैं, और चलो अब आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपको ये सवालों के जवाब बताओ। राइट, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू ऑपरेट। और भाई जो एनएलयू कंसोर्शियम है, जो ये बनाते हैं, क्लैट का पेपर बनाते हैं, और जो एनएलयू का पूरा जो ग्रुप है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल के रखा हुआ है कि भाई अगर जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उनका रीडिंग बहुत अच्छे लेवल पर होना चाहिए। बहुत अच्छे से मेरा मतलब है भाई बहुत अच्छे लेवल पर। इसका मतलब है यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आर्ग्यूमेंट्स, जो पैसेज में आर्ग्यूमेंट दिया है वो समझ में आना चाहिए आपको। आर्ग्यूमेंट में अजम्पशंस होता है, कंक्लूजन होता है, इन्फरेंस होता है, आपका स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग आर्गुमेंट, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप क्लैट का पेपर जो क्रैक कर पाओ। नॉट ओनली दैट, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो मैम ने बताया, उसमें जो 12 क्वेश्चन आते हैं वो भी सिंगुलर नहीं आते, वो भी पैराग्राफ बेस्ड होंगे। मतलब आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उधर कुछ स्टोरी लिखा है कुछ नंबर्स के साथ, एंड देन आपको वो आंसर करना पड़े। तो भाई कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि भाई रीडिंग का बहुत ज्यादा हैबिट डालना पड़ेगा आपको। रोज बैठ के अगर आप 2 से 3 घंटे हैवी वाला रीडिंग कर रहे हो, भाई देखो आई कैन नॉट प्रॉमिस कि वो मजा आने वाला है। मजा बहुत रेयरली है, शायद शुरू शुरू में जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको मजा आएगा क्रिकेट के बारे में पढ़ने में। इनफैक्ट आई हैव सीन स्टूडेंट जो कल रात को मैच देखा पूरा डिटेल में, अगले दिन वही चीज बिल्कुल बॉल बाय बॉल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। अगली मजा आ रहा है, पढ़ो। फिर कुछ कार्तिक आर्यन ने किसके साथ कहा घूमने चला गया, वो भी शायद आता है मजा, तो पढ़ो उसको। बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू मेंटेन द रेशियो 1:3। एक चीज आप ऐसी पढ़ो जो आपको अच्छी लग रही है, तो 3 चीजें ऐसी पढ़ो जो आपको जरूरत आने वाली है। मतलब भाई आप जीके का कॉलम पढ़ो, एक एडिटोरियल पेज होता है हर न्यूज़पेपर में, आप वो पढ़ो। आप इंटरनेशनल कॉलम्स जो होते हैं वो पढ़ो। ये पढ़ोगे तब जाके फिर ये होगा, बिकॉज सी इवेंचुअली आपको यही वाला काम करना है, किताबें लेके बैठ के पढ़ने वाला ही काम करना है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो, ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हो सर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं, या आगे फिर भी मुझे लॉ करना है, नहीं होने वाला है। सो लेट अस बी वेरी कंफर्टेबल। ठीक सर, हम आगे स्लाइड नेक्स्ट। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो एनएलयू एक्चुअल आप फोटोज दिख रहे हैं, ये बेसिकली बैंगलोर का फोटो है। NLSIU बैंगलोर का इमेज है। आइडिया ये देने का था, कैंपसेस बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही ग्रीनरी होते हैं, एनवायरमेंट उनको आप अगर देखेंगे ना, सबसे बेस्ट पार्ट अगर आप गूगल भी करेंगे आपको पता चलेगा, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में है हमारा, सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट उसी में करती है। इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो नेशनल यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी में होता है। आपको इंटरनेशनली जितने भी बुक्स अवेलेबल है वो सारी चीजें आपको सारे एनएलयूज में मिल जाएंगी। ठीक है जिस ये कुछ हमने फोटोज लगाए हैं। ये बेसिकली अगर आप
लॉ करते हो तो आपको पता रहना चाहिए एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मूट कोर्ट। मूट कोर्ट का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है उसमें फायदा क्या हो जाता है, वो नेशनल इवेंट्स के लिए तो आप पार्टिसिपेट करते हो, आप इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो तो। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट यू गेट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर एज वेल। की अच्छा वो केसेस जो होते हैं वो रियल केसेस दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ केस है ही नहीं आपको दे दिया गया, आपको एक एग्जैक्ट रियल केस जो कि अनसॉल्व है वो दे दिया गया, उस पे आप किस तरीके से जजमेंट ला सकते हो उस पे ही होता है इंटरनेशनल जो मूट कोर्स होता है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे जो आगे रिसर्च करने वाले हैं, आप रिसर्च करो MUN, दैट इज मॉडल यूनाइटेड नेशंस। अब इसमें ऐसा होता है कि भाई हर जो अलग अलग बच्चे होते हैं, समझ लो 5-7 अलग अलग बच्चे हैं, इन्होंने हर किसी ने 1 पर्सन इज जज, एक स्टूडेंट जज बने हैं, और बाकी जो सारे बच्चे हैं अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से आर्गुमेंट देते हैं, यूट्यूब पे जाके आप लोग एक बार देख लेना मॉडल यूनाइटेड नेशंस कैसे कंडक्ट होता है, तो वो किस हिसाब से आर्गुमेंट देते हैं, क्या उन्होंने लॉ को साइट किया है, कितना उन्होंने रिसर्च किया है, क्या रीडिंग किया है। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, जो आप मूट कोड भी देखोगे और MUN भी देखोगे, दोनों में आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जब आप ये NLU में जाओगे या उसके बाद वाले लाइफ में जियोगे वो ऐसे जीने वाले, ठीक है। प्लस NLUs का सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि आपको बुलाया और किताबें लेके बैठा दिया और 5 साल पढ़े, वैसा वाला नहीं। दे हैव द व्हाट वी कॉल होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच। हर चीज को लेके, भाई बच्चे को खाली स्कूल में कॉलेज में रिजल्ट नहीं लाना है, वो तो लाएंगे ही लाएंगे, उसके साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी होने चाहिए, वो भाई जिमिंग भी होना चाहिए, बहुत सारे NLUs में आपका स्विमिंग पूल भी होगा, स्पोर्ट्स एवेन्यू भी होगा। सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप खाली ये करो, खाली पढ़ाई करो, ऐसा भी नहीं है। इट इज लाइक व्हेन यू प्ले हार्ड एंड व्हेन यू पार्टी हार्ड, दैट। तो भाई सारी चीजें अच्छे से करो। सो वो उनका होलिस्टिक अप्रोच रहता है। No NLU will tell you to only go there, read and come out. It is the holistic development approach that they have seen. ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। अगर आप IMS भोपाल में भी पूछोगे किसी बच्चे से कि अच्छा क्लैट की तैयारी किस तरीके से किया जाता है IMS भोपाल पे, तो वो सबसे पहले तो हमारे मॉड्यूल्स है, हम कवर करने की कोशिश करते हैं जो बेसिक मॉड्यूल्स है। कोई भी बच्चा अभी से लेके अगले साल सितंबर तक तो कम से कम बेसिक मॉड्यूल्स कर ले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आपके हफ्ते में 5 से 6 क्लासेस होते हैं, अब कम से कम 2 घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई में, जो आप क्लास रेगुलर आप ज्वाइन करोगे, क्लासेस करोगे। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को जब 11th-12th के साथ करना है प्रिपरेशन, तो उसके 12th के स्कूल के भी बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे, सारी चीजें होंगे, इसलिए हमने इसको ऐसा प्रिपरेशन मॉड्यूल बना के रखा है जिसमें कि बच्चे को 2 घंटे लेक्चर्स के लिए अगर आना है तो वो कम से कम अपने घर पे उसके एडिशनली 2 घंटे स्पेंड कर पाए क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। जो 2 घंटे लेक्चर्स आप अटेंड करोगे उसके अलावा एडिशनली 2 घंटे कम से कम निकाल पाओ। मैम साथ ही साथ मैं चाहूंगा बच्चों को अगर ये चीज बता पाए कि अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी है, घर से पढ़ाई कर रहा है, तो वो कैसे हेल्प कर, मतलब कैसे वो कर सकता है इस एग्जाम की तैयारी। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग करना ही है बेटा आप लोगों को, उसके अलावा आपको एक रूटीन बना लेना है जिसमें आप रीडिंग को सिर्फ न्यूज़पेपर तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करो, आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ो, आप बुक्स पे रीडिंग करो। रीडिंग पे आपका दिन का, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो दिन का कम से कम, मान लीजिए आप 5 घंटे टोटल पढ़ाई करना चाहते हो, तो 5 घंटे में से कम 3 घंटे आप रीडिंग पे दो। और जो मटेरियल्स वगैरह जो भी होते हैं, जो भी आपके पास कंटेंट है, वो कंटेंट पे आपको ये ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा फोकस मेरा रीडिंग पे है, तो मुझे बैठ के पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि पैसेज है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो मुझे आदत मेरी ये डालने की मैं जितना ज्यादा रीड कर पाऊं या जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो पाऊं रीडिंग के रिलेटेड चीजों में। दूसरा एक चीज जो करना है, एक नोटबुक तो डेफिनेटली बनाना जिसमें आप करंट अफेयर्स लिखते जाओ और रिवाइज करते जाओ। आपने पूरे हफ्ते में जितने भी न्यूज, करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज पढ़ा, उसको संडे को एक रिवीजन तो जरूरत की है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं महीने भर का इकट्ठा कर लेता हूँ फिर एक साथ रिवीजन करूंगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी होता है आपके पास। तो ये कोशिश जरूर करनी है कि हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक में जितनी भी चीजें पढ़ी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं संडे को। एक ये चीज तो बिल्कुल सर डालनी है आदत में। दूसरी चीज, कई बार ये क्या होता है, सेल्फ जो स्टडी करते हैं बच्चों को, उनको थोड़ा सा बस ये बताना चाहूंगी, कंटेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाता है बच्चा सेल्फ स्टडी में।
सो जरूरी है कि आपके पास कोई कंटेंट हो, कि मुझे पता हो कि मेरा फिक्स सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, वरना फिर आप वो टॉपिक्स भी पढ़ने लगोगे जो शायद क्लास में आता भी नहीं है। सो बस उस पर ध्यान देना कि आपको पता हो कि अच्छा मेरा सिलेबस क्या है एग्जैक्ट, मुझे बस उतने पे ही तैयारी करनी है, बस उतना ध्यान देना। आप भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोशिश यही करना कि आप मॉक टेस्ट लिखो, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई करना और टेस्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीजें होते हैं। तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लिखा तो क्लैट के जो 2 घंटे का पेपर है वहां डिफिकल्टी आ जाएगी। कई बार क्या होता है, क्योंकि ओएमआर बेस्ड है सर, तो ओएमआर में अगर आपको सर्कल सही से करना नहीं आता तो उसमें भी डिफिकल्टी आ जाती है। इसलिए जितने भी बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा करना चाहते हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, बेटा टेस्ट प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी मॉक टेस्ट, किसी भी इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट ले सकते हो, जो भी मॉक टेस्ट देते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रिपरेशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट लिखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट का एनालिसिस करना, कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्या वो तरीका सही है, क्या मैं सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं जो पैसेजेस को मुझे लग रहा है मुझे आ रहा है उससे भी अच्छे क्वेश्चंस को चूज कर सकती हूँ या चूज कर सकता हूँ। सो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास 120 मिनट ही है पूरे पेपर में। अगर मुझे बैंगलोर के लिए अप्लाई करना है तो मुझे कोशिश करनी है कि मुझे 110 का स्कोर ट्राई करना है या 100 का स्कोर ट्राई करना है। तो 100 के स्कोर में मुझे पता होना चाहिए अच्छा वो कौन से वो 100 क्वेश्चन होंगे जो मुझे ट्राई करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। सो वो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि टेस्ट किस तरीके से लिखना है, उस टेस्ट की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, और उसी का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा एरर जो मैम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं टेस्ट टेकिंग के ऊपर, एक बहुत छोटा सा एरर हो जाता है, जैसे जो उन्होंने बताया ओएमआर शीट जो होता है। अब ये अगर बच्चों को ये पहले दिन नहीं बताया जाए कि भाई जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक तो ये होंगे कि भाई उन्होंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, टिक लगा दिया, और लास्ट में 2 मिनट में मैं जाके सारे ओएमआर फिल कर रहा हूँ। दूसरे बच्चे जो ज्यादातर स्कोर क्रैक करने वाले हैं वो ये बच्चे होते हैं कि भाई जिस टाइम पे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसी टाइम पे उन्होंने ओएमआर फिल कर दी। बिकॉज ये मिथ है कि मैं लास्ट के 2 मिनट में जाके पूरा का पूरा ओएमआर शीट फिल कर दूंगा, नहीं होता। एक तो प्रेशर भी होता है कि मैंने पूरा पेपर खत्म नहीं किया है, फिर वो उधर फिर क्या होता है कि आपने अटेम्प्ट सॉल्व वैसे 100 क्वेश्चन किए हैं, आप ओएमआर शीट में सिर्फ 60 भर पाए, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ये तब ही पता चलेगा जब बच्चों ने बैठ के कम से कम 10-12 मॉक्स लिखे। अगर वो मॉक नहीं लिखे हैं तो ये वाला गड़बड़ फिर वो टेस्ट में जाके फिर वो पहली वाली हो जाएगा, पहले ही बार में ये वाली गलती हो जाए। नेक्स्ट। एक चीज पे मैं बिल्कुल फोकस करना चाहूंगी यहाँ पे, क्लैट की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होता है या क्लैट के पेपर में भी, वो है टाइम मैनेजमेंट। कई बारी क्या होता है, क्योंकि इतने पैसेजेस से, इतने क्वेश्चन से बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उसी लिए टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए ही आपको मॉक टेस्ट, जो हम पिछली बार भी बोल रहे थे कि मॉक टेस्ट लिखना जरूरी है। ये 2 घंटे में पेपर को कैसे किस तरीके से डील किया जाए ये प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। आप कोशिश भी कर लेंगे तो 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आज तक हमने देखा है, चाहे वो 75,000 लोगों ने लिखा है पेपर, उनमें से किसी ने भी आज तक 120 में से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आप पढ़ के कर रहे हैं तो, हाँ रैंडमली मार्क कर रहे हैं तो 120 क्वेश्चंस को मार्क करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप पढ़ के आप चाहते हैं आपका स्कोर आए, सही से अटेम्प्ट करना है, तो मुश्किल है 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करना। पर हाँ, कोशिश यही होनी चाहिए मैं कितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि क्लैट के पेपर में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, नेगेटिव मार्किंग भी है। आप अगर सही अटेम्प्ट करते हो तो +1 मिलता है, और आपने गलत अटेम्प्ट किया तो नेगेटिव 0.25 भी है हर क्वेश्चन के साथ। तो बहुत ही ध्यान से करना होता है कि हमारा नेगेटिव ज्यादा ना चला जाए। दूसरा, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर आया, ओएमआर में भी हम वही मार्क करें, वो ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बार हमारे एक बच्चे के साथ क्या हुआ है, टेल यू रियल इंसिडेंट। एक तारीख का एग्जामिनेशन था, उस बच्चे ने लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 78 तक के। मार्किंग में उसने 60 का आंसर 59 में कर दिया है, पूरा पेपर उसने ऊपर नीचे कर लिया है सिर्फ ओएमआर में आंसर करने में। उस चक्कर में उसका उस पूरे सेक्शन में ही गड़बड़ हो गया। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसी मोमेंट में कोशिश करें कि हम ओएमआर में आंसर देख के मार्क करें कि ये 51 वाला है, मैं 51 में ही मार्क कर रही हूँ, ना कि 50 में कर रही हूँ, ना कि 52 पे कर रही हूँ। तो बहुत ज्यादा ध्यान इस पे भी देना ही है। रिसोर्स वाइज और एक कुछ यूट्यूब चैनल से मैं
सजेस्ट करूंगा IMS गेट सेट लॉ आप देख सकते हो, उसमें रिसोर्स का भी डिस्कशन होता है कि कौन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। प्लस एक 0 फी प्रोग्राम है गेट सेट लॉ का, आप चाहो वो लिंक मैं सर को भेज दूंगा, वो आपके थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा, जिसमें आप रजिस्टर करके बहुत सारे जो रिसोर्सेस है आप फ्री में उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि सर ने ये बताया रिसोर्सेज के बारे में, हर संडे को हमारा शाम को 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक का फ्री करंट अफेयर्स का सेशन होता है। इसके लिए कोई पैसे नहीं देना, यूट्यूब पे लाइव चलता है। संडे को 6:30 से लेके 7:30 आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स कलेक्ट नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, या मुझे इतना समय नहीं मिल रहा करंट अफेयर्स के लिए, तो आप कुछ मत करिए, संडे को 6:30 से 7:30 बजे यूट्यूब लाइव में सेशन अटेंड कर लीजिए। IMS गेट सेट लॉ के नाम से आता है। नहीं, एक्चुअली मैम ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि कई हमारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है एग्जाम के हिसाब से करंट बिल्कुल अफेयर्स सर, को लेके। तो अगर हेल्प मिल जाती तो डेफिनेटली हमारे बच्चे उस चीज में भी एक्सेल कर। बिल्कुल। मैम साथ ही साथ जैसे हमारे कई बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन किए हैं और उन्होंने BSc मैथ से कर लिया या फिजिक्स से कर लिया, केमिस्ट्री से कर लिया, बट अब वो उनका जो है माइंड है, वो उनका इंक्लिनेशन क्लैट या लॉ की तरफ जा रहा है, तो वो क्या स्विच कर सकते हैं लॉ बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसमें एक 3 ईयर LLB प्रोग्राम भी होता है। जी। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं, वो भी 3 ईयर LLB के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो MSCT का खुद का 3 ईयर LLB का प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो देयर इज एन एग्जामिनेशन कॉल्ड LSAT। LSAT के थ्रू भी आप 3 ईयर LLB का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो 3 ईयर LLB जिस क्लैट PG होता है वो भी आप कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप लॉ का करियर नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते BSc के बाद क्लैट दे सकता है मैम बच्चा अगर देना हैं। LLB वाले जितने भी कोर्सेस हैं सर, जहां जहां अवेलेबल है, वो सारे एग्जामिनेशन दे सकते हैं बच्चा। दे सकता है? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। नेक्स्ट। ये हमने थोड़ा सा टाइम टेबल किस तरीके का रहेगा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। कि बच्चे को प्रिपरेशन का जर्नी वैसा रखना है कि आपने अपना कोर्स जहां से भी आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी संस्थान के साथ जुड़े हुए भी हैं, सितंबर तक आपको बेसिक जितने भी चीजें हैं वो पढ़ के खत्म करना है। सितंबर से अक्टूबर में आपको कोशिश करना है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उसके कर लो, और पूरा मंथ जो है नवंबर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट में फोकस करना है। आप मॉक टेस्ट पहले भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ कि आप मॉक टेस्ट पहले नहीं लिख सकते हो, पर नवंबर के महीने में आपको अगर कोशिश करना है वो है सिर्फ मॉक टेस्ट लिखूं, और जो मुझे लग रहा है जहां जहां जिस जिस एरिया में मुझे दिक्कत आ रही है उस पर रिविजन करो। सो ये बेसिक टाइमलाइन है जो मैं बताना चाहूंगी बच्चों को कि इस तरीके से आप अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था न्यूज़पेपर्स का, कि टाइम्स ऑफ, जो बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया रीडिंग तो टाइम्स ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ के इंडियन एक्सप्रेस, देन हिंदू एंड देन इकोनॉमिक टाइम्स। मैम एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो अक्सर बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है इस करियर ऑप्शन के लिए, कि इसमें पैसा अच्छा होगा, सैलरी, क्योंकि आजकल बच्चों का एक ये भी मोटिव है कि जहाँ पैसा ज्यादा है वहीं वही वाला करियर फील्ड हमको चुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अगर आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में भी अगर आप बता पाएं कि हमारे बच्चे जो भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे आगे चल के उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होने वाली। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैम एक मिनट, सबसे पहले तो भाई ये चीज हम बिल्कुल ऐसे दिमाग में से हटा दे कि भाई कि अगर इफ आई हैव चूजन अ करियर व्हिच पेज मी फाइनेंशियली वेरी हैंडसमली, कि मैं बहुत अच्छा उधर पैसा मिलने वाला, तो मैं कुछ गलत मैकेनिज्म से करियर चूज कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आई अंडरस्टैंड, मतलब इट इज लाइक बहुत पहले एक स्टोरी मैं सुना था कि भाई अगर कोई समझ लो किसी भी एक गांव में एक बच्चा है जिसको गांव में पानी का किल्लत है, राइट, तो वो सुबह उठते से रोज भाई पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है, इतने बजे आएगा, उतने बजे आएगा, इतना भरना है, उतना, मम्मी डैडी सब लोग ये बातें कर रहे हैं। तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसको बिल्कुल ये पता रहेगा कि भाई वाटर इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी और सिटी में भी जाएगा तो शायद पहली चीज ये सोचेगा कि अच्छा यहाँ पे पानी का क्या होता है,
nothing wrong with it. So similarly, when in India, especially in India, when a student ends up choosing a career based on the financial aspect, nothing wrong with it. It's a brilliant thing. Motivation कहीं से भी कैसे भी मिल सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं. मतलब very honestly, I chose my career based on that. I'm doing wonderfully well today. But the first thing I did was this कि भाई सबसे ज्यादा पैसा किधर मिलता है, तो मैं गूगल किया, मिल गया मुझे, तो उधर काम करना शुरू. So nothing wrong with this guys. एकदम आराम से भाई इधर अच्छा होता है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल करियर माइट नॉट बी सुटेबल टू यू, कि भाई सर मुझे तो लॉ में जाना ही नहीं था. बट लॉ का मतलब ये नहीं है कि हमेशा लॉयर ही बने आप. जो मैंने बताया आपको कि उसमें भी मल्टीपल चीजें. तो भाई फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो रहे हो, फाइनेंशियली आपको उधर से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिल रहा है, तो इंडिपेंडेंस मिल रहा है, तो नथिंग रॉन्ग विद इट. सो फाइनेंशियल आई थिंक आशा मैम अभी आप समझा सकते हैं. बिल्कुल. अब इसमें कैसा रहता है, थोड़ा सा मैं फाइनेंशियल अगर बताना चाहूंगी, डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोफाइल में जा रहे हैं. अगर मान लीजिए आप लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं तो अलग सा सैलरी होता है. अगर आप मान लीजिए कॉर्पोरेट लॉयर की तरफ जा रहे हैं तो अलग सी सैलरी होती है. पर जनरली मैं अगर बताना चाहूंगी, जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए नेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल हो गया. अब वहां की प्लेसमेंट की बात करें तो जो बच्चे लिटिगेशन की तरफ जाते हैं वहां पे 6 लाख से लेकर 18 लाख तक का भी प्लेसमेंट होता है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप किस तरीके से रिसर्च पेपर कर रहे हैं, पब्लिकेशंस करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपकी होलिस्टिक, आपने इंटर्नशिप किस तरीके का किया है. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट एज वेल. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो 5 साल हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया है, उसके बेसिस पे बहुत अलग अलग तरह के प्लेसमेंट. मिनिमम प्लेसमेंट 5 लाख का होता है, ये मान के चलिए. मैक्सिमम आपको 18-20 लाख तक भी जा सकता नाइस मैम. तो ये तो बहुत है. एक्सपेंस, हाँ. अच्छा, इसमें एक और चीज जो बच्चे जनरली जानना चाहते हैं, फीस क्या रहता है. सो हर एक एनएलयू का थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस आ जाता है. मिनिमम आप मान के चलिए 1,75,000 के आसपास साल का रहता है. दैट इज मिनिमम विद द एनएलयूज. तो कुछ एनएलयूज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपका 5 साल का कोर्स 7 लाख के आसपास में हो जाता है. कुछ में है जिसमें ज्यादा भी लगता है, डिपेंडिंग को एनएलयू का फीस क्या है. मैम जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं वो पुलिस फैमिली से हैं, तो हम्म. उनके जो परिवार में जो एक वैल्यू है गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने की, वो एक ज्यादा स्ट्रांग है. करेक्ट. तो हमारे बच्चे जो भी एलएलबी या जो एनएलयू से करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज करती है. कौन कौन से एग्जाम है, जैसे सिविल जज एमपी में एग्जाम होता है, बिल्कुल. तो मैम उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे बन सकता है सिविल जज बच्चा? सर इसको एड्रेस करना चाहेंगे. सबसे पहले तो समझ लो, ऐसे थॉट लगाते हैं कि भाई ने क्रैक कर लिया है, मतलब क्लैट हो गया और ग्रेजुएशन भी हो गई, तो अभी उनके पास ऐसे ऑप्शन वाइज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है. सो नंबर 1 जो अपन ने सिविल जज का, उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए भी एक एग्जाम है. मतलब एक चीज अपन मान के चलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर लिया, उसके बाद कहीं भी जाएंगे एक एग्जाम बीच में आपको मिलेगा. सो भाई आप सिविल जज बनने के लिए जाएंगे, यू हैव एन एग्जाम. आपको लेट्स से यूपीएससी में जाना है, तो यूपीएससी का तो पूरा प्लेथ हो रहा है वहां पर. आपको गवर्नमेंट जैसे समझ लो एमपीपीएससी के लिए जाना, उसके लिए भी आपको एग्जाम ही लिखना है. फिर आपको समझ लो पुलिस सर्विस में जाना है, देन यू स्टिल हैव एन एग्जाम. सो वी विल हैव टू कंसीडर कि सारे के सारे जगह पे एग्जाम आएगा. फॉर्चुनेटली ये जो एग्जाम्स है विल बी रिलेवेंट टू व्हाट दे हैव ऑलरेडी स्टडीड. जो यहाँ पे उन्होंने पढ़ा. हाँ, एक पार्ट आएगा जो शायद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत दे सकता है, वो एप्टीट्यूड का पार्ट होता है. ये सारे जैसे सिविल सर्विसेज की बात करें तो उनका सीसेट होता है. तो सीसेट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट. अब उसमें जो वर्बल एबिलिटी है, दैट इज इंग्लिश, वो भी टफ होता है. क्वांट जो मैथमेटिक्स होता है वो भी टफ होता है. लॉजिकल रीजनिंग भी टफ होता है. तो ये शायद थोड़ा सा जो भी एग्जाम्स के बारे में मैंने बताया है, उनके लिए शायद ये हो सकता है कि भाई पढ़े हम लॉ है, यहाँ पे लॉ तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट जो दूसरे वाले एस्पेक्ट है वो थोड़े से ज्यादा रहेंगे, जो मैथ्स हो गया या जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया या इंग्लिश हो गया बस. बट क्योंकि बच्चा 5 साल इंग्लिश पढ़ चुका है, तो उधर वर्बल एबिलिटी में उनको दिक्कत नहीं है. सो ये चीजें थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है. भाई एवरी करियर यू आर गोइंग टू चूज, देयर इज एन एग्जाम एंड दैट इज अ टफ एग्जामिनेशन. वो थोड़ा सा टफ रहेगा, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपको एक प्रिपरेशन करना पड़ेगा एग्जाम के. And what about if a student wants to placed in corporate sector, sir? ना, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं. उसके लिए एग्जाम, उसके लिए ऐसा होता है कि भाई कंपनीज, जैसे आप एनएलयू में पढ़ रहे हो, प्री फाइनल ईयर में आप 5 साल के हो, तो चौथे साल में कंपनीज कैंपस में आएगी, आपके कॉलेज में आएंगे, वहां पे इंटरव्यू का प्रोसेस होगा. कुछ कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा, बट वो ठीक है, वो नॉर्मल रहता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता. फिर वो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया या इंटरव्यू हुआ, उसके बेसिस पे देन यू गेट प्लेस्ड इन कॉर्पोरेट.
सर एक अक्सर बच्चों का हमारा डाउट देखा गया है कि उनको सिविल जज के बारे में जानना है कि क्या बेसिकली सिविल जज के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, लाइफ स्टाइल कैसी है सिविल जज की, या जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली है वो क्या क्या है। तो अगर सर अगर आप उस पर प्रकाश डाल पाए तो। आई थिंक मेरी जो रहेगी वो क्लैट तक ही रहेगी। सिविल जज इज समथिंग जिसके लिए आपको आगे की पढ़ाई भी करनी पड़ती है। Okay. दैट इज द रीजन आई रेस्ट्रिक्ट टू क्लैट ओनली। ओके, थैंक यू मैम। इसके अलावा अब मैं ये जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन करता हूँ कि बच्चे जिनको भी किसी भी प्रकार का डाउट है दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स, एंड हमारी फैकल्टी जो भी हमारे साथ आईएमएस से सर मैम जुड़े हैं उनसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट मैम एक चीज है, अक्सर बच्चे इस चीज में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं। हाँ, अगर आप भी करंटली स्कूल जा रहे हो, आपका एंगेजमेंट है स्कूल में, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम दिन में आप 3 घंटे निकालो फ्लैट की तैयारी के लिए। अगर मान लीजिए आप स्कूल नहीं जा रहे हो या अभी खत्म हो चुका है, 12th कंप्लीट हो चुका है आपका, उस केस में मैं कोशिश यही करनी चाहिए कि हमसे 4 से 5 घंटे आप प्रिपरेशन में। 35th बटालियन मंडला। यस सर। आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। जी जी नमस्कार सर। सर मैं ये पता करना चाह रहा था कि सर अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि एक चैट जीपीटी में जिनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है तो ईएल इफ करके कुछ बोल रहे थे, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे सर। एक बार आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको पिन कर दें। मतलब सर मैं फिलहाल में सर मैं घर से ही ले आया था सर, हमारे लर्निंग सेंटर में बच्चे मतलब नहीं आए थे आज, तो ऑनलाइन ले रहे थे घर से, तो तो एक बार आप क्वेश्चन। मैं समझ गया कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले ऐसा है सर कि ये गूगल पे भी हो सकता है, ये चैट जीपीटी पे भी हो सकता है। चैट जीपीटी क्योंकि वो बात करने वाला सॉफ्टवेयर है तो वो करना ज्यादा आसान। भाई समझ लो एक सेंटेंस आया इंग्लिश का या कोई भी एक सेंटेंस आया जो इंग्लिश का या लीगल का या लॉजिकल रीजनिंग का जो मुझे समझ नहीं आया, बहुत ऐसा लेंथी सेंटेंस है, क्योंकि क्लैट इज पॉपुलर फॉर शेयरिंग लेंथी सेंटेंस। जैसे बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, जैसे भाई अपन जब अगर मैं बताऊं कि भाई चेतन भगत की जो किताब पढ़ेंगे उसमें सब छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उसी के वर्सेस अगर शशि थरूर की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें से बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं। तो वो जो बड़े बड़े सेंटेंसेस है जिसमें कॉमा लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, उसको कॉपी करके वहां पे चैट जीपीटी में हम पेस्ट करेंगे और उसमें हम लिखेंगे ELI5, मतलब एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5। मतलब वो चैट जीपीटी ये समझेगा कि भाई मुझसे जो पूछ रहा है वो बंदा 5 साल का है और उसको समझाना है, तो वो बिल्कुल टोन डाउन करके सारी चीजें ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में वो समझाए। धीरे धीरे करके फिर वो अगर समझ लो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आने लगा है ELI5, तो ELI10 भी कर सकते हैं, ELI13 भी कर सकते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ा सकते हैं। बट आई थिंक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। दैट इज अ नाइस और वंडरफुल सजेशन फ्रॉम योर साइड, क्योंकि अक्सर हमारे जो बच्चे हैं किसी किसी की इंग्लिश वाकई बहुत अच्छी नहीं होती है और ज्यादातर जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है अवेलेबल। बिल्कुल तो अगर इस तरीके से वो पूरा जो भी कंटेंट है उसको पेस्ट कर सकते हैं अगर चैट जीपीटी पे डाल के और ELI5 डाल दें तो उनको समझने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल। सो आप सभी को जैसा कि सर ने बताया इसका प्लीज यूज करिए, दैट विल बी लाइक बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अभी और किसी को भी कोई प्रश्न है तो दे कैन आस्क। सर एक अभिषेक जी का प्रश्न है, वो ये पूछ रहे हैं कि लास्ट ईयर में हम क्या अप्लाई LLB के लिए कर सकते हैं। अगर वो आप ग्रेजुएशन की बात करें क्या सर? लास्ट ईयर आई थिंक। अभिषेक आवाज आ रही है आपको? अभिषेक मतलब इसको मैं 2 तरीके से बता देती हूँ। मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और आप 3 ईयर LLB के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जनरली इनके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो मई से स्टार्ट हो जाते हैं, मई से लेके जुलाई तक में एग्जाम्स होते हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते सर विज्ञान पृष्ठभूमि के विद्यार्थी सर क्लेट की तैयारी कर सकते हैं क्या सर? हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, जैसे मैंने बताया विज्ञान के बच्चों के लिए, विज्ञान मतलब साइंस होता है, विज्ञान के बच्चे बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में BSc LLB का कोर्स भी है, तो जो जी। बच्चे विज्ञान कर रहे हैं वो बिल्कुल BSc LLB के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जी सर, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर क्लैट की जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल से स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चे को?
जनरली सर हम सजेस्ट करते हैं जब बच्चा कोई 11th में स्टार्ट पहुंच जाए तो शुरुआत से ही बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जब बच्चा 12th के बोर्ड के लिए आता है तो उसके पास बहुत सारी चीजें होती है। बोर्ड का भी एक अलग सा प्रेशर होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसके लिए प्री बोर्ड भी लिखना है, और क्योंकि दिसंबर में ही पहले संडे पे ही क्लैट होता है, तो हम जनरली सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आप 11th से ही स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन, वो आइडियल टाइम रहता है। अगर कोई बच्चे को किसी वजह से वो 11th में नहीं स्टार्ट करते, कम से कम 9 महीने की तैयारी होनी चाहिए इस प्रिपरेशन के। ओके मैम। मैम एक प्रश्न है जो हमारे अक्सर बच्चों को आता है कि अगर कोई बच्चा फॉरेन से पढ़ाई करना चाहता है जी लॉ की, जी तो कौन से एग्जाम होते हैं और क्या स्कॉलरशिप के बेस पे वो पढ़ सकता है विदेश में या नहीं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर। इसके लिए एक एग्जामिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एलसैट। एलसेट। जी, एलसैट लिख के बच्चा विदेश में भी बिल्कुल पढ़ सकता है, मैम और स्कॉलरशिप्स बिल्कुल अवेलेबल होता है। पर हाँ, स्कॉलरशिप्स के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एकेडमिक्स वो देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि आपका 10th में कितने परसेंटेज था, 12th में कितने परसेंटेज थे, प्लस उनका एक जो ऑलरेडी टेस्ट स्कोर वो होता है, और एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं क्या ये बच्चा सही में डिजर्व करता है स्कॉलरशिप। अगर वो डिजर्व करता है सो डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलता है। मैं चाहूंगा एक बार आप एलसेट के सिलेबस के बारे में अगर थोड़ा डिकोड कर पाए उसको कि बिल्कुल, क्या ओवरऑल सारे जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो एलसैट है, चाहे वो स्लैट है, चाहे वो क्लैट है, चाहे वो आईलेट है, पेपर पैटर्न मोरलेस सेम रहता है, सिर्फ टेस्ट का ड्यूरेशन अलग अलग रह जाता है। मान लीजिए 2 घंटे, सॉरी पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हो सकता है, किसी में 120 क्वेश्चंस है तो किसी में 150 क्वेश्चंस है, किसी में 200 क्वेश्चंस है, बट पेपर पैटर्न रिमेन्स द सेम, दैट इज 5 सेक्शंस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड मैथ्स। दिस इज मोरलेस। हाँ, किसी किसी एग्जाम्स में मैथ्स नहीं रहता है, जैसे आईलेट की बात करूं मैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, सो उसमें मैथ्स नहीं आता। उसी तरीके से अगर मैं एलसैट की बात करूं तो एलसैट का पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लैट। ओके तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको अलग सा कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए क्लैट की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ बाई साथ आप बाकी एग्जाम्स लिखना चाहते हैं, तो उसमें अलग सा कुछ नहीं करना पड़ता। डिफिकल्टी लेवल शायद कम ज्यादा हो, बस इतना ही डिफरेंस आता है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। डीआरपी देवास आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर मेरी एक क्वेरीज थी। सर इसमें ये एक बच्चा है हमारे यहाँ, तो पूछ रहा था कि सर ये एज क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें सर? जहां तक एज क्राइटेरिया की बात है, ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं है। क्लैट की सबसे बेहतरीन बात यही है, आपके पास कोई एज लिमिट, एज क्राइटेरिया नहीं है। मतलब मैम जैसे अगर मैंने बीएससी कर लिया, मैंने 5 साल का ड्रॉप ले लिया है, हाँ, फिर भी अगर मैं क्लैट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे आ रही हूँ आपके। अगर आपने बीएससी कर लिया तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं दोबारा से ग्रेजुएशन पढ़ूं, हाँ जी। सिंपल सी बात है, तो आप क्लियर एलएलबी करेंगे इसके लिए, ठीक है ना? तो देखो हाँ हो जाता है, वरना इन्होंने क्लैट वालों ने किसी ने भी कोई एज लिमिट नहीं लगाया। बट आई कैन एनरोल फॉर एमए, मतलब एलएलबी, राइट? मास्टर्स। थैंक यू मैम। ये मैम एक क्वेश्चन आया है मानव साहू का। ये बोल रहे हैं क्लैश में, वो क्लैट के एग्जाम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, और वीक होने के चक्कर में इन्हें क्या, मतलब क्या ऑनलाइन कौन सी रिसोर्स सही रहेगा, या कौन सी बुक उन्हें पढ़नी चाहिए, या कौन सा न्यूज़पेपर इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है? तो सबसे पहले सर हम उसको ना 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग। कोई भी जो है मतलब सबसे पहले कोई भी भाषा जो हम सीखते हैं वो सुन के ही सीखते हैं। हम हिंदी सीखे, मम्मी पापा बोल रहे थे हिंदी, दोस्त यार गुजराती बोल रहे थे, हम गुजराती सीखे, वैसे करके। तो सबसे पहले आप इंक्रीज करो लिसनिंग का अमाउंट। उससे क्या होता है, उससे 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, आपका जो दिमाग है वो ट्रेन होता है इंग्लिश वर्ड्स को सुनने के लिए, राइट। दूसरा फायदा ये होता है कि वो बहुत एंटरटेनिंग होता है। पॉडकास्ट सुन रहे हो या आप मूवीज देख रहे हो या कोई सीरीज देख रहे हो, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, देखो कुछ ना कुछ तो यूट्यूब पे देखना ही है, तो क्यों ना ये देखा जाए। कुछ पॉडकास्ट आप तो देख लो, जो आप जनरली कॉन्वर्सेशन होता है, भाषा आसान भाषा में बात करते, वो देखो। तो पहला वर्ड होगा पॉडकास्ट। अगर आप लिख रहे हो तो प्लीज इसको लिख लीजिए, लिसन टू द पॉडकास्ट, या पॉडकास्ट को सुने, या यूट्यूब पे जाके इंग्लिश की मूवीज देखिए हम, ठीक है। एक ये हो गया पहले वाला, लिसनिंग वाला। सेकंड वाला होता है रीडिंग। अब रीडिंग किस लिए? क्योंकि भाई एक तो हम सुने हैं और उन्हीं वर्ड्स को हमको कहीं ना कहीं रीड भी करना है। पहले वाले से आदत पड़ने लगेगी इंग्लिश कैसे होता है, दूसरे वाले से ये आदत पड़ेगी कि भाई पढ़ते कैसे। तो सबसे पहला लेवल आप शुरू करो टाइम्स ऑफ इंडिया से। अच्छा, इसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स फेस करते हैं या स्टूडेंट खुद क्रिएट करते हैं, वो ये है कि बातों का मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि ये यही होगा। ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 15-18 साल से किताबें पढ़ रहा हूँ,
फिर भी आज अगर कोई चीज का मतलब मुझे नहीं समझ में आता तो मैं उसको बिल्कुल गूगल करता हूँ कि भाई इसका मतलब क्या है। आप भी उसको गूगल कर लो, वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको गूगल करो कि भाई इसका मतलब क्या है, फिर से जाके वो सेंटेंस आप पढ़ो, जो प्रेफरेबली न्यूज़पेपर का सेंटेंस है, आप उसको फिर से पढ़ो और फिर से उसका मतलब निकालने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं। ठीक है, तो सेकंड वाला आप उसको रीड करो कि भाई एक न्यूज़पेपर का सेंटेंस पढ़ा, नहीं समझ में आया, एक वर्ड था नहीं समझ में आया, मैं उसको गूगल किया, गूगल में पता चला अच्छा ये मतलब है, फिर से मैंने सेंटेंस पढ़ा और फिर मैंने जाके वो पूरा का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट किया। अब न्यूज़पेपर रीडिंग में भी अपन 2-3 लेवल पे चलते हैं। एक हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद आप शिफ्ट हो जाओ इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, और उसके बाद आप शिफ्ट हो जाओ द हिंदू के ऊपर। तो ये 3 लेवल पे आप पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो ये 3 लेवल पे आपको ऊपर जाना है। अब ये हो गई पहले लिसनिंग की बात, दूसरी हो गई रीडिंग की बात, तीसरी होती है स्पीकिंग की बात। अब शायद अभी तो उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा नहीं आपके पास, बट मैं जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट पे भी मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई जब भी आप ऐसे माहौल में गए हो कि जहां पे कोई इंग्लिश समझ सकता है और सामने वाले को समझने का इंटेंशन भी, उसको भी लग रहा है कि मैं भी इंप्रूव, मतलब 2 दोस्त है 3 दोस्त है, तीनों ने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है, हमें इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो आप दिन में ऐसे 2 घंटे का टाइम निकालो कि भाई इतने 2 घंटे में तो हम सब दोस्त लोग मिलके इंग्लिश में ही बात करने में। ठीक, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो बोल रहे, नहीं तो उससे क्या है बातें बहुत कम हो जाती है फिर, कि भाई जब डिसाइड किया कि इंग्लिश बोलना है तो फिर वो इशारों में ज्यादा बात होने लगती है, वर्ड से कम बात होती है। तो प्रेफरेबली वो सिर्फ दिन का 1 घंटा या 2 घंटा आप निकाल के वैसे करो। तो लिसनिंग, रीडिंग, दिस इज स्पीकिंग, एंड द फोर्थ वन जो चौथा है वो है आपका राइटिंग। तो जैसे मैम ने सजेस्ट किया था कि आप जो जीके वाली चीजें लिख रहे हो, जो नोटबुक बना रहे हो जीके के लिए, वो आप उसको राइट करो प्रॉपरली। अगर ये 4 चीजें आप करोगे, इसमें इसीलिए जो मैम ने भी सजेस्ट किया 3-4 घंटे आपको देने हैं, तो इसीलिए देने हैं, तो अगर ये 4 चीजें आपने की है तब ही जाके आप जो है एक अच्छे लेवल का इंग्लिश बना पाएंगे, स्पेशली उस केस में जहां पे बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड अगर होता तो इसमें शायद 2-3 चीजें कम हो जाती। हाँ, लिसनिंग में एक चीज मैं बताना भूल गया कि भाई लिसनिंग में गाने नहीं सुनना है। जैसे इंग्लिश के गाने बहुत सारे बच्चे सुनना शुरू कर देते, वो नहीं करना है, वो अलग, वो टेंजेंट है, वो बिल्कुल अलग पढ़ बोलते हैं, वो होता है उधर स्टोरी और या कविताएं टाइप का होता है, तो वो नहीं करना है अपन को। जो सुनना है वो पॉडकास्ट सुनना है, जो लोग बातें कर रहे हैं वो सुनना है, या टेड का स्पीच होता है वो सुनना है। सर देखा गया है कि जब हमारे बच्चे इंग्लिश सीखना चालू करते हैं तो 1 महीने के अंदर जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता है तो वो सोचने लगते हैं कि कोई फायदा नहीं है ये चीजें करने का, वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो सर इस चीज से वो कैसे बचे? क्योंकि अक्सर वो का सोचते हैं कि 1 महीना हमने इतना स्पेंड कर लिया बट कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो लाइक दे स्टार्ट थिंकिंग कि भाई हमसे ना हो पाएगा। तो इसको कैसे करें, ये कैसे ओवरकम करें इस फियर को? सबसे पहले तो भी अगर मैं बताऊं, मैंने जो पहला किताब पढ़ा था 2006 में, मैं ऐसे ही ग्रेजुएशन शुरू किया था, 12 खत्म हुआ था, ग्रेजुएशन शुरू किया था और मैंने मन किया कि चलो अब इंग्लिश में कुछ किताबें पढ़ते, तो मैं लाइब्रेरी गया और अनफॉर्चुनेटली एक मोटा सा किताब उठा के लेके आया। द बुक्स नेम वाज, क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जो जनरली यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं गलती से वो उठा के लेके आया, मैं लेके बैठा, पूरा पूरा 400 450 पेज का बुक है, पूरा पढ़ा, लास्ट में मुझे सिर्फ 2 पेज समझ में आए थे, पूरा किताब पढ़ा। बट वो मैं इतना खुश हो गया कि चलो भाई जाके मैं दोस्तों को पार्टी दिया कि चलो ये करते हैं। पॉइंट ये चीज का ये है कि भाई बहुत सारा जब आप इंग्लिश में करोगे वो बहुत छोटा सा लर्निंग प्रोसेस होता है भाई, वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट आप अगर 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा 1 महीने पहले मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था, ये चीज के लिए भी चेक करना पड़ रहा था, आज वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। जैसे समझ लो आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो जिसमें आपको अलग अलग 7 वर्ड्स देखने पड़ेंगे, गूगल 7 वर्ड्स करने पड़ेंगे। ऐसे आप अगर 1 महीने करोगे तो वो 7 का नंबर जो है डेफिनेटली 2 पे आ जाए। आपको वैसे कैलकुलेट करना है कि भाई ये ऐसे मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। आप अगर ये कैलकुलेट करोगे कि भाई कि मैं परसों इंग्लिश पढ़ रहा था या 1 महीने पहले पढ़ रहा था तो मुझे मैं उस लेवल का नहीं बोल पाया, अब मैं शाहरुख खान लेवल का क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ 1 महीने में, वो नहीं होने वाला है। तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कम हो रहा है, सर गूगलिंग कितना कम हो रहा है वैसा। राइटली सेड सर, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। करेक्ट, एक दिन में कोई भी चीज नहीं होती है, इट विल टेक सम टाइम। और साथ ही सारी चीजें आप समय के साथ सीखते हैं। मैथ इंप्रूव करने के लिए क्या ट्रिक हो सकती है? अक्सर बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड जिनका है नहीं, वो अक्सर मैथ्स
पार्ट बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम उस पे कैसे ये लोग ओवरकम कर थोड़ा सा इसको पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगी, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो इंग्लिश ही है। जो हमको लगता है लॉजिकल रीजनिंग वाला मतलब पजल्स होगा, वो यहाँ नहीं है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगी। और जहां तक मैथ्स की बात है, तो मैथ्स में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन को केसलेट बेस में देते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम 10th तक पढ़ते हैं, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधा सीधा स्टेट क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करें वो हो रहा है। यहाँ पे हमको एक केस को समझना पड़ता है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंस उतना ही है। और मैथ्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि 12 क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत वास्ट एरिया है, कुल मिला के 8 टॉपिक्स है। मैं टॉपिक्स भी आपको बता देती हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, फिर आगे आपका नहीं परसेंटेज नहीं, एवरेजेस, फिर ऐसे करके टोटल 3 और सब टॉपिक्स है। 8 ही टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत वास्ट है। 8 टॉपिक्स कुल मिला के आते हैं क्लैट में, जिसमें से मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने और 12 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है ना? 2 घंटे का पेपर होता है सर, 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं। और जीएस और- का कितना पार्ट रहता है उसमें? सॉरी सर, जीएस का जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स की बात करें सर, 28 क्वेश्चन होते हैं सर करंट अफेयर्स से। 28 क्वेश्चन। जी। और लॉ से कितने क्वेश्चन? लॉ से भी 28 होते हैं, मैं इसको ब्रेकअप भी बता देती हूँ। जी। 28 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स और जीके से, 28 क्वेश्चन होते हैं आपके दिस लीगल रीजनिंग से, इंग्लिश और जो लॉजिकल रीजनिंग उसमें 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। जी मैम। और मैथ्स के बारे में सबसे पहले जो है तो सबसे पहला प्रॉब्लम का पॉइंट जो वो ये होता है कि बच्चों को कैलकुलेशन करना नहीं आता। आज तक जो उनको आदत पड़ी है वो कैलकुलेटर यूज करके भाई जैसे 18 का स्क्वायर है या 32% निकालना है हमको 200 का, तो वो जनरली आदत पड़ी है कैलकुलेटर की। और भाई ये बहुत अच्छी आदत तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि जब हम कॉमर्स पढ़ रहे थे तो आदत ये लग जाती है कि 10,000 प्लस 10,000 क्या होता है, तो वो भी कैलकुलेटर के बटन दबा के ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये सजेशन दूंगा मैं कि भाई अपना मेंटल कैलकुलेशन करना थोड़ा सा शुरू कर, कि भाई परसेंटेज निकालना है, जैसे किसी चीज का 50% निकालना है। अब ये वैसे पता नहीं चलता है, बट जैसे ही हम खरीदने की और डिस्काउंट की बात करना शुरू करते हैं, अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं तो 20% डिस्काउंट मिला, ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप 20% निकालो तो नहीं समझ में आएगा, बट जब वो डिस्काउंट की बात चल रही तो डेफिनेटली 20% निकालें। तो आप ऐसे कैलकुलेट करो कि भाई 50% निकालना कैसे निकालते हैं, 20-30 रेशियो बनाना है कैसे बनाते हैं। तो वो जब आप मेंटली कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो ही आगे ये जो होगा, क्योंकि इधर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो मेंटली ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी से वो आदत डालना जरूरी है आपको। सर एक एलसेट और आपने जो बताया जो फॉरेन में जाने के लिए एग्जाम और क्लैट, तो जब दोनों की लाइफ स्टाइल की बात करें, जैसे वहां जाकर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और यहाँ आपने जो बताई दी है, तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस? सबसे पहला तो ये है कि डिफरेंस होगा अमाउंट का, खर्चे का। वहां पे अगर बिना स्कॉलरशिप के जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। कितना तो भी सर अगर हमारे बच्चों को अराउंड आप मान के चलो 80 के आसपास जाएगा, 80 लाख 80 lakhs के आसपास। इट इज एन एक्सपेंसिव थिंग। और स्कॉलरशिप के साथ वो सर 0 पे भी आ सकता है। अगर आपका 100% स्कॉलरशिप मिलता है तो वो 0 पे भी आ सकता है। सबसे अच्छा फायदा इंटरनेशनल एजुकेशन चूज करने का ये है कि भाई वो एक्सपेंसिव है, बट आप अगर एफर्ट्स ले रहे हो, स्कॉलरशिप मल्टीपल स्कॉलरशिप में अप्लाई किया आपने, तो फिर वो करके बहुत कम भी आ सकता है। वो इतना खर्चा भी हो सकता है कि इंडिया से भी कम हो जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल आराम से वो हो सकता है। प्लस तो ये हो गया एक्सपेंस वाली बात, जो इंडिया में भाई कम ही रहने वाला है, कुछ भी वैसे करो अपन कंपेयर टू दैट रुपीज में, क्योंकि वहां पे डॉलर्स में बात चली जाती है। दूसरा लाइफस्टाइल वाइज ऑलमोस्ट सेम है, जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट रिक्रूट करते हैं वहां पे अपन वहां पे भी कॉर्पोरेट रिक्रूट करते हैं। इट इज जस्ट दैट कि भाई वो जो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स जो वहां के अपन को अप्लाई करने, उसके लिए फिर आपको रेसिडेंशियल वीजा चाहिए होगा, आपको सिटीजनशिप चाहिए होगा, ग्रीन कार्ड चाहिए होगा। वो उसके अलावा आप वैसे अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी पैकेजेस फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा बहुत ज्यादा भाई जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पे आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 80 लाख का पैकेज, 90 लाख का पैकेज दिखेगा। जो आप शायद इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको 12, 15, 30 लाख का पैकेज दिखेगा, बट वो एक्सपेंस वाइज फिर वो प्रोपोर्शनल रहता है, तो वो सेट हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। नारायण जी आपने हैंड रेस किया हुआ है।
अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हेलो सर मैम, हाँ माधव। मुझे लॉ एप्टीट्यूड के बारे में पूछना था कि सर उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और आईपीसी एक्ट्स को याद करने का कोई तरीका। बेटा अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम पिन कर दें आपको। ओके सर। अब पूछिए बेटा। जी सर, लॉ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछना था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, कौन सी बुक रेफर करूं और कानून योग्यता, कानून की योग्यता के आईपीसी एक्ट्स कैसे याद करें। ओके, सो अगर इसको मैं एड्रेस करना चाहूंगी तो सबसे पहले बेटा ये बताना चाहूंगी कि लीगल एप्टीट्यूड के लिए जो टॉपिक्स की बात है, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, ये सारी चीजें हो गई इंपॉर्टेंट जिसको आपको कवर करना ही है। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ आपने पूछा कि मैम कि मैं कहाँ से सोर्सेस, तो एक तो हो गया कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो तो वहां से रिसोर्सेज मिल जाते हैं, वरना फिर आप यही टॉपिक्स को अगर आप यूट्यूब पे डालना चाहोगे तो आई थिंक यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस मिल जाने चाहिए आपको रिलेटेड टू द टॉपिक्स। आपको जो एक लिंक मैं शेयर करूंगा उस पे क्लैट एट जीरो फीस करके प्रोग्राम है, आप वहां पे जाओगे तो वहां से भी रिसोर्सेस मिल जाए, आप वो यूज कर लो। उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आगे कौन से रिसोर्सेज थे। देखो मेजोरिटी चीजें जिन बच्चों के पास इंस्टीट्यूट का एक्सेस नहीं होता है उनको ये सजेशन मैं देता हूँ, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे और इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अगर आप एक जगह पे जाके बेहतर वो देख लोगे कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, फिर वही पढ़ते रहो। ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके सभी पढ़ लेने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आई थिंक सही रिसोर्स से पढ़ोगे तो वो बेहतर है। ओके सर, कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं है जिससे रेफर करना चाहिए? तो नहीं सजेस्ट करूंगा बिकॉज ये फिर उसमें भी एक्सपेंस वाली बात आ जाएगी। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ दीज आर ऑल फ्री रिसोर्सेस। ओके सर, थैंक यू। ओके सर इस एग्जाम में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी रिटेंशन पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो क्या कर सकते हैं? ये थोड़ा क्लैट से हटके क्वेश्चन है, बट रिटेंशन जिनकी कम है उन बच्चों को क्या करना चाहिए इसके लिए? रिटेंशन सर सबसे पहले तो ये मतलब ये चीज है लैक ऑफ रिवीजन, ये सारी हाँ। चीजें बच्चे फेस करते हैं अक्सर। सबसे पहला तो एक चीज आ जाती है इंटरेस्ट। भाई अगर मैं ऐसी फील्ड में जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है तो वो याद रह जाता है। मतलब मुझे मेरे दोस्त का नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती है, मैं जो गाड़ी चलाता हूँ वो याद रखने की जरूरत नहीं, घूमने जाता हूँ वो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे उधर इंटरेस्ट है। राइट। ठीक, तो सबसे पहले आप वो एजेंडा डिसाइड कर लो कि भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है इस वजह से मैं करूँ। दूसरा, जब रिवीजन की बात आती है तो वो हम जब रिवीजन करते हैं तो फिर वो 1 महीने के बाद करते हैं, वो दैट इज रॉन्ग। राइट। आइडियली रिवीजन आपका वीकली बेसिस पे होना है। संडे इसीलिए आता है कि संडे आप 2 घंटे निकाल के जो भी पिछले वीक में किया है रिवाइज करो उसको। तो भाई समझ लो पिछले वीक में मैंने 10 या 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मान लो लॉजिकल रीजनिंग के या इंग्लिश के। वही 25 में से मुझे 2 या 3 ने बहुत ट्रबल दिया, तो मैं वो 2 या 3 को लेके फिर से बैठूंगा कि क्या मुझे ट्रबल आया था। फिर मैं चाहूंगा ट्राई करूंगा कि अगले वीक में नए वाले क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं और वो 2 को फिर से मैं रिवाइज करूं। तो जब तक मैं उसको एकदम परफेक्शन नहीं लेके आता हूँ, एकदम ऐसा एक्सपर्टीज नहीं लेके आता हूँ, मैं रिवाइज करना छोड़ूंगा नहीं उसको। So like how frequently like they should revise all these A things? week, weekly, मतलब weekly. एक वीक में आपको रिवाइज करना ही है, करना ही है। पढ़ा है। अच्छा, और रिवीजन में वो मत करो आप, मतलब ये बहुत ज्यादा एक एरर हो जाता है कि हम सभी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ। रिवीजन किया मतलब सारा वही चीज किताब फिर से उठा ली, वो मत करो। रिवीजन में से वो करो जिसने पिछले बार ट्रबल दिया। वो जो चीज मुझे आती है उसको रिवाइज करके क्या मतलब निकलने वाला है। सो वही चीज करो जो आपको ट्रबल देनी है। मतलब आप ट्रबल भी वही चीज देंगी जो ये जो चीज आती है उसके बियॉन्ड है, तो उसको रिवाइज करोगे तो आप डेफिनेटली आगे आने वाले हो। सर एक हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा प्रिपरेशन चालू करता है और जब वो रिवाइज नहीं कर पाता है तो उसके पीछे बैकलॉग इकट्ठा होता जाता है। वो सोचता नहीं अपने अगले वीक में बैठ के पूरा रिवाइज करूंगा, वो भी नहीं हो पाया, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, तो फिर ऐसे बैकलॉग जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो बच्चे का ध्यान प्रिपरेशन से हट जाता है, तो वो अपने आप को वापस बैक टू ट्रैक कैसे ला सकता एक तो आंसर इसका ये होगा सर कि किसी को इन्वॉल्व किया जाए प्रिपरेशन। मतलब मैं ऐसे अकेले स्टूडेंट नहीं रहूं, मैं किसी कोई तो दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो या मेंटर हो, को बुला के भाई आप मुझसे ना वीकली सवाल पूछ ले कि क्या है। भले ही जो सवाल पूछ रहे हैं उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बट खाली पूछ लेना है कि भाई
आपने ये जो पिछले वीक में क्या पढ़ाई की, तो उससे जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है उससे अपन काम करना शुरू करते हैं। दूसरा भाई, जो अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग जमा हो गया है तो फिर वो उसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि वो साइकिल तोड़ के आप सब थोड़ा फिर से शुरू करो, जिसको आई थिंक वो 12th फेल मूवी में रीस्टार्ट वाला जो एंगल है, हाँ राइट सर, सब छोड़ के आप फिर से शुरू करो और इंश्योर करो कि वो वाली गलती आपने फिर से नहीं, नहीं कर बिकॉज फिर वो पूरा बैकलॉग आप फिर से संभालने जाओगे तो फिर वो उतना ही हो जाएगा। तो Right. बेहतर है आप शुरू से शुरू करो। Sir, I want you to touch upon one thing, especially the role of family, friends and mentor in this preparation journey. तो अगर सर आप दोनों उस चीज पे थोड़ा बहुत आप elaborate कर दें। जहां तक फैमिली रोल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगी, मैं 3 चीजों में इसको बाइफरकेट करती हूँ। मैम, हाँ। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो पुलिस फैमिली से, उनके पापा या जो भी माँ उनकी पुलिस में है, तो बेसिकली क्या होता है वो जॉब में इतना एंगेज है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल बिल्कुल तो दैट इज वाई मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस टॉपिक पे थोड़ा टच करें। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के बच्चों की बात करते हैं, हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के बच्चे हैं। सो सबसे पहले तो बेटा एक चीज जो हमको जानने की जरूरत है, जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ करना है तो हमको साथ में किसी को बताने की जरूरत है कि मैं ये करना चाहता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो आपको बार बार ये रियलाइज करवाते हैं कि बेटा आपने ये डिसाइड किया था करने का, आपको करना है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है, जब माँ बाप है, जो पेरेंट्स हैं, वो भले ही रोज समय उतना निकाल नहीं पाए, बस इतना समय निकाल ले कि पूछ ले बेटा आज आपने क्या किया। अगर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो बता, जरूरी नहीं है बताएगा कि मैंने लीगल में सेक्शन ये पढ़ा, मैंने लीगल पढ़ा, उतना बहुत है जानना, पर हाँ एक मोटिवेशन घर से ही चाहिए होता है बच्चे को कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। सो अगर हम उसको उसमें वो मोटिवेशन दे देते हैं तो बच्चा भी मोटिवेटेड रहता है, हमें इसको कंटिन्यू करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक हो गया। दूसरा, जहां तक फ्रेंड्स की बात आ गई, तो फ्रेंड्स आप ऐसे वाले ही रखो जो कि वो प्रिपरेशन में जुड़े हुए हो या वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। Right. कई बार क्या होता है, हम गलत संगत में आ जाते हैं, यार क्या कर रहा है तू, क्यों फ्लैट प्रिपरेशन कर रहा है, मत कर यार, चलना कुछ और करते हैं। सो वो एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। तो हमको ये इंश्योर करना है हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं वो हमको एक पॉजिटिव एनर्जी पास कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया, हमारे लाइफ के लिए गोल सेट किया है, उसको हम अचीव कर पाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सर इसी पे सेम चीज पे आपका सर कमेंट चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो आप ये करो कि उसको ना बात इज्जत पे आ जाए, ऐसा कर दो कि ऐसे 4 लोगों को बोल दो कि दोस्तों को बोल दो आपका भाई क्लैट करने वाला है, ऐसे करके। तो दोस्तों के सामने अगर वो बात आती है तो जनरली आपके पास एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है कि मेरा करियर अच्छा बनने वाला है, दूसरा नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है कि अगर यार नहीं करके जाऊंगा तो ये लोग मुझे पकड़ेंगे। तो दोनों चीजों का मिक्स जो है बहुत सही रहता है कि आप पेरेंट्स को भी बोल दो कि भाई, अच्छा ये आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे बहुत बार कि भाई जब तक काम ना हो जाए किसी को मत बताओ, ये वो नहीं है, ये वो वाली दुनिया नहीं है, ये वो अलग दुनिया, इमोशनल दुनिया है। ये जो लॉजिकल दुनिया है उसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई ये 5 चीजें मैं करने वाला हूँ, ये 4 चीजें मुझे एग्जीक्यूशन करना है। वैसे आप दोस्तों को, और भाई बहुत बार मैं शायद लकी था कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए जो बहुत ज्यादा एक दूसरे को पुश करते थे आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके दोस्त वैसे नहीं है, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और बोल रहा है कि चलो अपन ना खेलने चलते हैं, खेलना भी बिल्कुल जरूरी है भाई। जैसे मेरा भी आज का प्लान है, आज शाम को 5 से 7 हर वीक में 3 दिन हम 5 से 7 क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं, और वो बहुत दम से खेलते हैं। पर जब फिर काम कर रहे हैं तो फिर वो दम से काम भी करते हैं। तो आप अगर मान लो दोस्तों को बोल दिया है आपने कि भाई संडे को हम या रविवार को 4 से 6 क्रिकेट खेलेंगे, खेलो, आप कोई दिक्कत नहीं। बट फिर वो 7 बजे के बाद या 4 बजे से पहले फिर वो क्लैट का ही काम होना चाहिए। तो दोस्तों को भी वैसे रखो, प्लस पेरेंट्स को आप ऐसे इन्वॉल्व करके रखो। भाई बहुत बार ऐसे होता है, पेरेंट्स भी शायद नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है बच्चा जो कर रहा है सही कर रहा होगा वैसे वाले, बट मैं चाहूंगा कि आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, भाई आपने क्या किया है, कैसे किया है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट नॉलेज गेन करने के लिए आप सवाल पूछे, पेरेंट जो है सवाल पूछे। आई थिंक वो 2 लोग इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा सही रहे। सर दिशा लर्निंग सेंटर राजगढ़ आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछिए। राजगढ़ आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है सर। सर मैं राहुल बोल रहा था दिशा लर्निंग सेंटर राजगढ़ से। सर मेरे को प्रश्न था सर, जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं,
तो उनकी तारीखें, उनके जो धाराएं होती है, एक्ट होती हैं सर इन्हें याद करने में बड़ी समस्या होती है सर। जैसे 2003 का कोई सा एक्ट था, उसको अब अमेंडमेंट कर दिया है 2024 में। तो सर उन सब चीज़ों को सर कहाँ से अपडेट रहे कि उन्हें डेली पढ़ सकें, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी इतना सब कुछ नहीं मिलता सर कि उनके सब धाराओं को याद कर सके सर। एक वेबसाइट है सर, आप livelaw.com करके है, जी सर। livelaw.com, इस पे जाएंगे आप, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाए। ओके ओके, थैंक यू सर। लाइव लॉ। जी सर, कोई बुक सर की सर साइट ही सबसे बेस्ट रहेगी? ये साइट सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा साइट का तो ये है कि वो जैसे ही चेंज हुआ आपके पास आ जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ऐसे मतलब आज चेंज हुआ तो कल शायद वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करेगा वो, तो बिल्कुल लाइव लॉ तो बिल्कुल बहुत ही अप्रोप्रिएट वेबसाइट है आपके। जी सर, थैंक यू सर, मैं फॉलो करूंगा सर। थैंक यू सर। ज्यादातर टॉपिक पे हम लगभग बात कर चुके हैं, बट एक टॉपिक है जो अभी तक अनटच्ड है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। और ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी प्रिपरेशन में। अक्सर क्या होता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब भी वो नई एज में है। इस एज में अक्सर बेसिकली बच्चे दूसरे गलत डायरेक्शंस में डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो सर कैसे, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस और कैसे उनसे बचा जा सकता? सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो है इंस्टाग्राम। मतलब उसको बिल्कुल ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि भाई कोई बच्चा यूज नहीं करता, बहुत सारे यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे रील्स भी बनाते हैं और भाई शेयर भी बहुत सारा होता है। हम भी करते हैं, हम रील नहीं बनाते हैं, हम शेयर करते हैं रील्स जो। बट उसका लॉजिक ये है कि भाई सबसे अच्छा जो एडवांटेज हम इंस्टाग्राम का ले सकते हैं भाई, वो ऐसे जो चीज ऐसी है वो जितना पॉजिटिव हो सके उतना नेगेटिव भी हो जाता है। तो अपन उसको पॉजिटिव कैसे यूज करें। मैं जो भी बच्चे इंस्टाग्राम का भी एक्सेस है उनके पास, सबसे सिंपल है, आप जाओ एक दिन में बैठ के कम से कम 40 से 50 लॉ रिलेटेड पेजेस आप लाइक कर दो। जैसे आईएमएस का गेट सेट लॉ हो गया, लाइव लॉ हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का पेज है वो, ये सारी चीजें ना आप उनको खाली फॉलो करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता चलेगा कि भाई ये जो जो यूजर है इनको लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो जितना भी आपको फीड में आएगा, जितने भी रील्स आएंगे वो सब उसके रिलेटेड हो। तो वही चीज जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाली थी, अब मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो मुझे वही पढ़ने को मिल रहा है जो मैं किताब में पढ़ रहा था वही। तो शायद भाई 4 रील लॉ की आई तो एक भाई कुछ कोई नाच रहा है कूद रहा है वो भी आ जाएगा, बट आई थिंक 4 तो आएगा आपके पास। राइट। सो फॉर्चुनेटली आप इंस्टाग्राम को वैसे यूज कर सकते हो। और बिलीव मी, एग्जाम एक होता था 2-3 साल पहले, IIFT करके होता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसमें एक जीके सेक्शन होता था। मैं जो वो जीके सेक्शन क्रैक करता था सिंपली इंस्टाग्राम की वजह से करता था। मैं कभी भी जीके का किताब अलग से लेके नहीं बैठा, वही मैं देखता था। बट वो देख के भी आई थिंक जीके बहुत सारा क्लियर हो जाता। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग चीज लग रही है तो आप उसको ज्यादा डिटेल में देख लो। सो इंस्टाग्राम को आप ऐसा यूज कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन को ही आप अपना एडवांटेज बना सकते हो। दूसरा एक हैबिट होता है, इसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग। तो जो बच्चे समझ लो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं या टाइम है दिन में एक 2 घंटे 3 घंटे कुछ करने हैं, तो उस टाइम पे ये करना है कि भाई कोई भी चीज नहीं होगी, या तो सिर्फ मेरा लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, किताबें होगी, मोबाइल नहीं होगा जिससे डिस्ट्रैक्शन होने वाला है, और लोग भी नहीं होंगे। बोल के रखना है फैमिली मेंबर्स को भी कि मम्मी पापा मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के सिर्फ पढ़ाई करने वाला हूँ, तो आप जो है आपके काम मुझे 2 बजे से पहले बोल दो या 4 बजे के बाद बोल दो, जो भी है। अब वो बोल के दोस्तों को भी ये बोल के बिल्कुल हटा सकते हो। ये चीज को बोलते हैं अपन टाइम ब्लॉकिंग। जितना ज्यादा ये करोगे आप उतना बेहतर हो जाएगा। मतलब ये बहुत सारे बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। जब मैं अपने इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ, मुझे कोई रिसर्च का काम करना होता है, तो मैं एक क्लासरूम में जाके बैठ जाता हूँ, सब काम कर देता हूँ, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ, सिर्फ जो काम कर रहा हूँ वो करूँ। उसको टाइम ब्लॉकिंग बोलते हैं, आप उसको फॉलो करो। सर 35th बटालियन मंडला से क्वेश्चन आया है, वो है कि टोटल सीट्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, अप्रॉक्स एक्सपेंसेस इन बोथ द कैटेगरी कंपैरेटिवली, and YouTube channel name for weekly Sunday current affairs session. So like these are the 3 questions that they have posed. So sir, I like you to address all these questions. जहां तक टोटल सीट्स की बात है, अगर मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की भी बात करूं तो 3500 के आसपास सीट्स है अक्रॉस इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट की बात करेंगे तो हर एक कॉलेज में 200 के लगभग सीट्स है फॉर द लॉ प्रोफाइल्स। तो आप जितने भी कॉलेजेस आप देखना चाहेंगे, तो अगर मैं मान के चलूं तो कुल मिला के 7,000 से 8,000 सीट्स तो डेफिनेटली है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि
जितने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है उसको छोड़ के, उसको हटा के भी हमारे पास ऑप्शंस में लॉ जहां जहां से कर सकते हैं, कुल मिला के हमारे पास 90 कॉलेजेस हैं। सो वो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, एक बार आप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है लॉ करने के लिए, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है जहां से हम डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, अवेयरनेस की कमी है, वो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैम कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितना खर्चा आ जाता है, प्राइवेट कॉलेज में लगभग कितना खर्चा रहेगा? इसका मैं ऐसे बताऊंगी सर, मैक्सिमम अगर आप मुझे पूछेंगे तो 50 लाख तक भी जाता है खर्चे में। इन गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। जहां तक गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है सर, इसको आप एड्रेस करना चाहेंगे, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत ही कम ही फीस हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे मान के चलो पर ईयर अराउंड 1 लाख के आसपास का खर्चा होता है। तो 5 साल पढ़ोगे तो 5 लाख का खर्चा होगा। अगेन डिपेंडिंग बहुत सारे जो स्कॉलरशिप्स है, और उसके लिए भी फिर अलग से बैठ के डिस्कशन करना पड़ता है। स्कॉलरशिप को हटा के ही बात करते हो, अराउंड 5 लाख के आसपास का खर्चा हो। तो बहुत वेरिड आंसर है वो, बिल्कुल एक छोटा सा नहीं, ऐसे बहुत जीरो जो एफसेट की हमने बात की, वो जीरो खर्चे से लेके 50 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है पैसा। तो तीसरा क्वेश्चन है, कोई यूट्यूब चैनल आप सजेस्ट करते हैं करंट अफेयर्स के लिए? IMS गेट सेट लॉ करके यूट्यूब चैनल है। संडे को हमारा सेशन, लाइव सेशंस होते हैं 6:30 से 7:30। IMS गेट सेट सेशन, मैं लिंक भी भेज देती हूँ। ठीक है, तो हम आपके ग्रुप में ये शेयर कर देंगे, तो आप अपने अपने दिशा लर्निंग सेंटर से यू कैन गेट द नेम ऑफ दैट चैनल, राइट? अब उसके अलावा आई वुड लाइक टू इनवाइट पार्थ जी, जिन्होंने क्लैट की तैयारी की है, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और उनकी जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। पार्थ, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, I can hear you. Am I audible? Yeah, you are. Okay, so hello everyone. I'm Parth Mehrotra. Thank you so much, sir and ma'am, for inviting me here. पार्थ जी, क्या वीडियो ऑन कर सकते हैं? Yeah, sure. Just give me a minute. Yeah. Okay. Can you see me? Yeah. Okay. So hello again. So basically, I started preparing for CLAT in 2021. So I took a drop. मैंने 12th के बाद अपना ड्रॉप लिया एंड 1 साल पूरी के लिए मैंने क्लैट की प्रिपरेशन करी एंड दैट वाज एक्चुअली अ लिटिल टफ फॉर मी। आई वाज फ्रॉम CBSE बोर्ड एंड कंपैरेटिवली ICSE के मुकाबले मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं थी। बच्चे वहाँ पे और ज़्यादा इजीली और फास्ट रीडिंग कर पा रहे थे, मैं वहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। सो व्हाट आई लर्न वाज कि क्लैट बेसिकली इंग्लिश फोकस्ड एग्जाम है। आपकी रीडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप एग्जाम को उतनी जल्दी ही क्रैक कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस को उतनी जल्दी क्रैक कर पाएंगे। सो अनफॉर्चुनेटली मैं तो NLU में नहीं जा पाया, बट आई क्रैक्ड MHCT ऑल इंडिया रैंक 60 and I got an admission into Bharatiya Vidyapeeth Deemed to be University, New Law College in Pune. And I had further options for symbiosis and other law colleges, private law colleges as well. So वहाँ मेरे को जाना इतना like preferable नहीं लगा because of the fees. You know, one of the students asked about the fees. So इसलिए मैंने उसको prefer नहीं करा because I was focusing on the return on investment criteria as well. In Bharatiya Vidyapeeth, the fees is minimal, like I pay 90,000 for the whole year, and that comes to like approximately 1 lakh for a year, and then rehne ka kharcha alag and all that. So that was very cost efficient for me, as well as Pune as a city. You get a lot of exposure of law firms because nearby there's Mumbai and you can travel for internships, and Pune itself has a lot of opportunities for law students. So Pune as a city gave me a lot of exposure, and not being in NLU does not give me any such regrets because like think of that, where you're struggling for basic things like getting an internship and getting an NLU tag, you're doing it on your own. So being a non-NLU student is not like any regret or something. You just need to work hard and smart once you get into college. So you need to work on your internships, your placements, about you need to know about the placements, what kind of firm your college invites for your placements, and further there are many more things like competitions and publications you need to focus on.
So once you get in the college, it's like 5 years of hustle and you have to keep going on. There's no coming back. पार्थ जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि Yes. आपको क्या लगता है कि अगर आप वो एग्जाम क्लैट का क्रैक नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि आप दूसरे एग्जाम में AIR 60 आपने लाए हैं, तो आपका जो क्लैट का एग्जाम था उसमें क्या रीजन था जिसके कारण आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए? See, I can that can be my personal reason as well, because I was clearing CLAT was a big deal for me. So I was so much focused, but I was pressurized at that time as well. तो आई गेस मेरा वो प्रेशर हैंडलिंग का सिचुएशन मैं सही से टैकल नहीं कर पाया एंड उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई. फ्लैट और एलिट के अलावा मैंने ऑलमोस्ट जितने भी फॉर्म भरे थे सारे ही कॉलेजेस क्रैक करे, बट मैंने भारतीय विद्यापीठ में जाना प्रेफर किया. तो हो सकता है मेरी प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन उस टाइम पे एकदम एक्यूरेट नहीं बैठी एंड आई कुडंट क्रैक NLU. बट अब आपको क्या लगता है कि अच्छा हुआ कि नहीं निकला, या आगे भी बहुत सारे ऑप्शन है इसके अलावा? अच्छा हुआ नहीं निकला तो मुझे कभी नहीं लगता, बिकॉज बीइंग इन NLU, देयर इज अ मेंटालिटी एंड आई लाइक टू टॉक अबाउट. अगर Yeah. दो बच्चे हैं और दोनों के CV सेम हैं, तो यू एज अ रिक्रूटर आप किसको चूज करेंगे, एक NLU स्टूडेंट को या फिर एक नॉन NLU स्टूडेंट को? तो मेरे को लगता है एक रिक्रूटर हमेशा NLU वाले को प्रेफर करेगा. तो नॉन NLU स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास हमेशा एक लाइक ग्राम बार टाइप चीज रहती है. ऑलवेज कीप इन योर माइंड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर क्लास, कंपेयर योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बाहर के बच्चों के हिसाब से कंपेयर करते रहिए, ट्राई टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ देम. तब आप जाके एक अच्छे प्लेसमेंट, वंस यू गेट इनटू अ गुड लॉ फर्म और एनी समथिंग वेयर यू लाइक यू ऑलवेज वांटेड टू बी, वहां पे उस पॉइंट पे ये कोई नहीं देखता कि आप NLU से हैं कि नहीं, बट उस के लिए यू ऑलवेज नीड टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ एन NLU स्टूडेंट. Yeah. तो अच्छा हुआ कि नहीं वो तो नहीं पता, बिकॉज आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट, but I'm doing pretty good. I know that. You rightly said that we have to keep ourselves abreast. Yes. Yeah. So this is something which I am also agree with. So अब मैं इशिता जी से चाहूंगा जिन्होंने इस क्लैट के एग्जाम को निकाला, कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें. इशिता जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? Yes, sir. Okay. I hope I'm audible and visible. Yeah. Okay. First of all, thank you so much for inviting me here today to share my experience and my journey so far. I am a third year law student in NLU Punjab. I gave my exam in 2022 and मैंने अपनी 10th के बाद से preparation शुरू कर दी थी. I started in 2020 and thankfully, or with their blessing in disguise, at the time I started my preparation, the COVID pandemic was in force. So I did not have regular classes and I had a lot of time to focus on my comprehension skills, my English skills. And I think वो एक चीज थी जिसने मेरे को एक एज दिया, क्योंकि क्लैट का पेपर इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, बट क्या आप उस क्वेश्चन को एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर पा रहे हो, वो भी एक्यूरेटली. सो my advice to all the students who are preparing for this exam would be कि आप सिर्फ इस चीज पे फोकस मत करो कि क्या आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो. जैसे पार्थ ने भी बहुत he rightly mentioned कि उस टाइम पे इट्स नॉट जस्ट कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, इट्स अबाउट द प्रेशर ऑफ द एग्जाम जो आपको एक पॉइंट पे लेना होता है. एंड उसकी प्रेपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक पॉइंट पे आप सिलेबस तो कवर कर सकते हो. And I don't think the students here who are in some other private college or who are a non-NLU student, they would not be able to solve those questions because they have cracked those other exams जिनके अंदर similar questions ही आते हैं. तो according to me, the criteria to crack the exam would be कि आप अपने एग्जाम के अंदर आप कैसे बैठ रहे हो, आप उन 2 घंटे में अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो focus on reading, focus on building that speed and accurately getting those answers. And as for debate between NLU and non-NLU, I don't think उसका ऐसी कोई solution है कि नहीं. At some places I feel कि जैसे Parth is in Pune,
तो ही हैज दोस अपॉर्चुनिटीज जो शायद मैं इतना इजीली अवेल नहीं कर सकती बीइंग इन पंजाब. But then again, the culture in the college here, the people here, all that is very competitive. The faculty is very competitive, and the resources are really good. So that is something that gives me an edge. So being in an LU might give me some advantages, but being in a better city like Pune or in Delhi, उसकी एक अलग एडवांटेजेस होंगे जो शायद मेरे को एक NLU में होने के बाद भी ना मिले, because I am in Punjab. So, for example, Parth can intern with college. He can visit courts in Pune, but Punjab mein the language Punjabi is required, and my college is on the outskirts. So, वो सारी चीजें I'd have to just intern in those designated breaks जो मेरे पास internship के लिए हैं. So, all those things matter. But coming back to the CLAT exam, it does not matter कि how you, मतलब it does matter how you're preparing, but उससे ज़्यादा it matters कि how you're conducting yourself in those 2 hours when you're giving the exam. I think it's that is all I have. If anyone has any questions. I think the audience would also like to know from you, Beta, कि what was your score that helped you to reach to NLU Punjab? That they would definitely like to understand. अगर मान लो कोई बच्चा अगर NLU Punjab जाना चाहता है, so what should be the ideal score that they should target? See, score, ma'am, score depends on the year in which you're giving the exam. But talking in terms of rank, my rank was all over India 986 rank. So for someone who's targeting NLU Punjab, for example, needs to get around under rank 1200 to crack this college. And the band changes every year depending on the number of seats that are changing. But essentially, yeah. If you get a rank under 1500 or under 2000, then you'll definitely get a tier 2 NLU. तो इशिता जी ये बताइए, इस जर्नी के दौरान क्या डिस्ट्रैक्शंस थे जिससे आपने बहुत बचने की कोशिश की और बचे भी उससे? One of the things is कि हमारा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा is something we need to be focused on. एक चीज डिसिप्लिन की इस एग्जाम में काफी आ जाती है क्योंकि जीके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एग्जाम. तो डिस्ट्रैक्शन मे बी नॉट एज सच, बट अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो न्यूज़पेपर है वो आप अपना डेली पढ़ रहे हो, आप एटलीस्ट कुछ टाइम दे रहे हो जिसके अंदर आप स्पीड रीडिंग कर रहे हो, आप वीकली एटलीस्ट मैथ्स या क्वांट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिससे कि आपकी स्पीड और वो एक्यूरेसी बन पाए कि आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ. तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आर द 2 मोस्ट वाइटल थिंग्स टू क्लियर दिस एग्जाम. स्पेशली जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इट्स नॉट, क्योंकि एक हमारे सामने जो पैसेज आएगा वो हमने पैसेज पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो उसको सही तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना, वो भी एक स्पीड के साथ, वो प्रैक्टिस के साथ आता है. तो वी कैन नॉट बी लाइक कि हमने महीने में, हफ्ते में एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लिया एंड उसके अलावा फिर हम रोज उसको टाइम नहीं दे रहे और हम बाकी चीजों में लग रहे हैं. वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली सोशल मीडिया, देन फ्रेंड्स, एंड देन जस्ट कीपिंग अप दैट शेड्यूल एंड रूटीन. ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट एंड रिड्यूसिंग ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस. तो मेरे को भी ये इशू आता था कि कभी कभी मेरा न्यूज़पेपर मिस हो जाता था, बीच में मैथ्स के क्वेश्चंस रह जाते थे. तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप एक रेगुलरिटी लाओ अपनी प्रिपरेशन में, कंसिस्टेंसी, जिससे कि फिर एग्जाम के वो 2 घंटे में आपको इश्यूज ना आए. मैम, व्हाट वाज द रिसोर्स ऑफ योर्स फॉर जीके? जीके के लिए आई यूज्ड टू टेक अ मंथली कंपेंडियम because there are coachings, various coaching centers and YouTube channels and all that जो आपको ऐसे वीकली या डेली जीके देते थे. बट दैट वाज समथिंग जो मेरे को बहुत ऐसे डिफिकल्ट लगता था कि डेली आपकी चीजें मिस हो जाती हैं, देन हाउ टू सेग्रीगेट द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द थिंग्स व्हिच आर नॉट इम्पोर्टेंट. तो मैं अपनी जीके मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करती थी. आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर ताकि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है न्यूज़पेपर के अंदर भी, नॉट द न्यूज़पेपर कवर टू कवर, बट जो एडिटोरियल सेक्शन है स्पेसिफिकली, जैसे आप फर्स्ट पेज पढ़ोगे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चल जाएगी क्योंकि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. फिर उसके अंदर सेक्शंस के अंदर आप ऐसे ग्लांस कर लोगे, बट द एडिटोरियल पेज वो आप बहुत अच्छे से जब रीड करोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या हैपनिंग है, क्या पूरी दुनिया में चल रहा है. एंड
क्या उस पे बाकी लोगों के व्यूज हैं, क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब आगे क्या। तो वो एडिटोरियल से आपका एक बहुत ऐसे सॉलिड बेस बन जाता है। उसके बाद आई यूज्ड टू पिक अप अ मंथली कंपेंडियम, एट दैट टाइम इट वाज इग्नाइट बाय बायजूस, एंड बट देयर आर वेरियस अदर कंपेंडियम्स आर इक्वली गुड इफ नॉट बेटर, तो जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, जो आप कॉम्प्रहेंड कर पाओ। एंड उस कंपेंडियम को अच्छे से रीड करना, क्योंकि उसके अंदर केवल न्यूज नहीं होती थी, उसके अंदर उसके पीछे की हिस्टोरिकल जीके भी होती है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। बट जब आप एक कंपेंडियम रीड करते हो तो आपको सारा उसका बैकग्राउंड मिल जाता है। ओके, इस न्यूज में पहले क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अवार्ड की बात हो रही है, अगर आप नोबेल प्राइजेस पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा ओके नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुए, कहाँ किसने स्टार्ट करे, रीजन क्या था उनको स्टार्ट करने का, किस कैटेगरी में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला, जो कि यूजुअली जीके में ऐसे पूछ लिया जाता है हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं। तो एंड डेली बेसिस पे हर न्यूज के लिए वो पढ़ना बहुत मुश्किल है। दैट इज वाई माई गो टू वॉज अ मंथली कंपेंडियम, जिसको ऐसे मेरा एक फिक्स था 7:30 एवरी डे, वेर एन आई वुड सिट एंड स्टडी दैट फॉर जितनी भी देर आई कैन रीड। तो भी संस्था आज हमारे बीच में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को एडवर्टाइज नहीं करना है हमें, बच्चों को, जो पुलिस परिवार के बच्चे हैं वो जो क्लियर किए हैं उनको भी तो बुलाना चाहिए था ना आपको जी। तो आप उनका कोई हो अवेलेबल तो उनको भी एक्सपीरियंस शेयर कराइए, क्योंकि उन्हीं से तो कॉन्टेक्स्ट है बच्चों का। जी सर। ठीक है ना, ये ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के रूप में आए हैं IMS के लोग, बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, बट वी वुड लाइक दैट सम चिल्ड्रन फ्रॉम द पुलिस फैमिलीज who have been selected for this exam should also be participating in this program as resource persons. Sir. Okay. चलिए, ठीक है, we are very thankful to IMS for coming up and sharing their practice. और बाकी जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं सब जगह, अगर वो CLAT is one of the exams which you can take up और इसको अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, परंतु और भी बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में आप लोगों ने बताया होगा, और CLAT के अलावा भी लॉ हम किस तरह से कर सकते हैं विदाउट टेकिंग CLAT, वो भी बताया कि नहीं बताया अभी? सर बताया है सर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और क्वेरीज और कुछ आई हैं क्या बच्चों की? सर वही नॉर्मल क्वेरीज थी सर कि उनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो कैसे सुधारे, तो वो सारे मैम ने एड्रेस कर दिया मैम सर ने। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम, and we would look forward for your support later on also. But I would ask कि ये जितने हमारे सेंटर्स जुड़े हुए हैं उनमें से कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट हो तो पुलिस परिवार से, तो वो जरूर इसमें शामिल हो और वो अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करें। तो यही बोलूंगा मैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रोग्राम। तो बच्चों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बच्चे, अगर और अब कोई क्वेरी बची नहीं है बच्चों की? नहीं सर, अब लगभग एड्रेस हो गई। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई टेक माय